हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का आपका टॉपिक रहेगा आईसीटी, जो कि यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में आज का टॉपिक आईसीटी अर्थात इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देन दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे द पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, और तीसरा टॉपिक आपका रहेगा हायर एजुकेशन सिस्टम। तो दोस्तों, तीन टॉपिक एक कंबाइंड करके आज समझेंगे। फर्स्ट आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम, हायर एजुकेशन सिस्टम। और तीसरा आपका द पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। बस अब एक एक के समझेंगे इसमें आईसीटी में क्या क्वेश्चन पूछ सकता। देखिए, अब जो पेपर आजकल चल रहा है, आज से शुरुआत हो गया, 2 शिफ्ट का पेपर हो गया। अब दोस्तों, उसमें बच्चों से पूछना पड़ता है कैसा पेपर हुआ कैसा नहीं। अगर जिनका हुआ होगा वो कमेंट करके बता देना, क्योंकि एक आइडिया लगेगा किस तरीके का पेपर था। मैं उस पर आपसे बात करूंगा। दोस्तों, मैं किसी से बात नहीं किया वैसे। अगर जिन्होंने पेपर दिया तो एक बार कमेंट करके बताना कि कैसा पेपर था, एक बार बताना पेपर 1, ठीक है। उसके बाद एक एक टॉपिक बात करें। अब जैसे मान लीजिए आपने पढ़ते हैं आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हायर एजुकेशन सिस्टम और द पीपल एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। यहां से इनका क्वेश्चन रेशियो आजकल ज्यादा बनता जा रहा है। बल्कि आपका टीचिंग से पहले 5 होता था, हर एक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन होते थे। सिर्फ ऐसा ही 2 यूनिट बचे हैं जिसमें 5-5 क्वेश्चन फिक्स होते हैं। आपका डाटा इंटरप्रिटेशन प्लस आपका कंप्रीहेंशन। बाकी इनमें क्या कर दिया, किसी का रेशियो क्वेश्चन बढ़ाया जा रहा, किसी को घटाया जा रहा। मान लीजिए अब जैसे हो सकता है आपका आईसीटी से 7 क्वेश्चन कर दे, हो सकता है आपका हायर एजुकेशन से 3 क्वेश्चन कर दे, द पीपल डेवलपमेंट हो सकता है 8 क्वेश्चन कर दे। इस प्रकार से क्वेश्चन का रेशियो बढ़ाते और घटाते। इसका क्यों, कारण क्या हुआ, अब अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है। तो अगर आपका पेपर 8 दिन 10 दिन पेपर चलेगा तो उनको लिए क्वेश्चन बनाना काफी अलग अलग यूनिट के चाहिए। ऐसा नहीं सेम एक ही जगह बना देंगे। इसमें भी आप देखते हैं नॉर्मलाइजेशन पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, उनका अलग ही कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर अलग अलग शिफ्ट का पेपर है तो क्वेश्चन का रेशियो बढ़ता रहेगा घटता रहेगा। लेकिन कौन से यूनिट में ज्यादा और कौन सी यूनिट में कम होगा, तो आपको क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका समझ में आया है तो आप क्वेश्चन किसी भी यूनिट से ज्यादा हो चाहे कम हो, फर्क नहीं पड़ता है। तो आप समझेंगे दोस्तों आज का इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें हमें क्या पढ़ना होता है, बेसिक पहले पढ़ेंगे। कंप्यूटर के बेसिक जनरेशन पूछता है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या था, दूसरे जनरेशन में क्या, तीसरे में क्या, चौथे में और 5वें में। फिर उसके बाद पढ़ेंगे इसमें केबी क्या है, एमबी क्या है, जीबी क्या है, टेराबाइट, गीगाबाइट। जैसे आपने पढ़ा होगा मिली सेंटी डेसीग्राम, डेका हेक्टो किलोग्राम। तो ठीक उसी प्रकार से आपका एमबी क्या है, केबी क्या है, जीबी क्या है, इस प्रकार से आपको सारी चीजें याद रहना चाहिए। और नेक्स्ट टॉपिक से पढ़ेंगे आपका सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या है। देन उसके बाद पढ़ेंगे इसमें रोम और रैम में क्या डिफरेंस है। और लास्ट में आप पढ़ेंगे बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम जिसमें आपका होगा डेसिमल, ऑक्टल और हेक्सा, ये चीजें मिलाकर के आपका आईसीटी बनता है। लेकिन एडवांस चीजें आजकल पूछा जाता है कंप्यूटर में, बेसिक चीजें कभी हो सकता है नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ ले, बायोटेक्नोलॉजी पूछ ले, कहीं से भी ये चीजें पूछ सकता है। लेकिन हमें अगर ज्यादा नहीं, बस बेसिक बेसिक चीज समझना। पहले क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर के बेसिक जनरेशन। जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर जनरेशन, कंप्यूटर्स और जनरेशन। अब इसके जनरेशन मतलब भाई कितने जनरेशन में इसको डिवाइड किया है, तो दोस्तों इसको 5 जनरेशन में डिवाइड किया, एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट आपका आता है 1942 से 1959, दूसरा 1959 से और 1965,
फिर उसके बाद 1965 से 1975, 1 2 3, ठीक। उसके बाद 1975 से 1988 और तीसरा आपका 1988, अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों, तीसरा ये होता है 88। 5 जनरेशन में इसको डिवाइड किया गया है। ये भी आपका सन पूछ लेता है। अब ये पूछेगा फर्स्ट जनरेशन में क्या चीजें थी, तो फर्स्ट जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब, कहीं कहीं वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं, ट्यूब, वैक्यूम CUBE, वैक्यूम ट्यूब। तीसरे में आपका रहता है ट्रांजिस्टर, और दूसरे में, तीसरे में आपका आता है IC, और चौथे में आपका आता है VLS IC, उसके बाद चौथे में ULS IC। इस तरीके से बस इतना चीजें याद रखना, तो आपको मैचिंग करके पूछ सकता है, यहां से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। फर्स्ट में आपका वैक्यूम ट्यूब मतलब जब 10 बाई 10 के कमरे जैसा था, तो बड़ा सा एक चीज लगा। उसके बाद ट्रांजिस्टर थोड़ा छोटा किया गया, उसके बाद IC आ गया, जैसे आजकल चिप बोलते हैं, फिर उससे छोटा VLS आई, उसके बाद ULS आई। बस ये हो गया आपका कंप्यूटर का, और कंप्यूटर और बेसिक जो की जनरेशन की बात करता है। ये चीजें, ये तो सन पूछता है, और बाकी 1988 से आज तक का जो आप प्रयोग कर रहे हैं वही चल रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं उसके बाद, लेकिन एक बार याद करना, फर्स्ट में क्या होगा आपका वैक्यूम ट्यूब, जो कि 1942 से 1959 तक, उसके बाद 1959 से 1965 जिसमें आपका ट्रांजिस्टर, तीसरे में आपका IC जो आजकल छोटा छोटा चिप होता है, उसके बाद VLSI और उसमें छोटा किया गया, ULSI U और भी छोटा किया गया। ये चीजें होता है आपका कंप्यूटर बेसिक जनरेशन, ये चीजें याद रखना। अगला बात करते हैं दोस्त, नेक्स्ट टॉपिक। अब जिनका पेपर हो गया है, तो एक बात याद रखना, पढ़ाई को मत छोड़ना, अपनी तैयारी को पूरा बरकरार करते रहना जब तक, क्योंकि ऐसा नहीं कि हाँ 8-10 दिन चलो घूम लो टहल लो, अच्छी बात है, बट पढ़ाई को मत छोड़ना। तीसरा टॉपिक हम बात करते हैं अब इसी में, अगला कंप्यूटर में, जैसे सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है एंड हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में क्या फर्क होता है? सॉफ्ट मतलब जैसे आपके हृदय, जबकि सॉफ्ट मीन्स होता है जिसको आप ना तो छू सकते हो, ना उसको देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। जैसे लोग मंदिर जाते हैं या गिरजाघर जाते हैं या गुरुद्वारा जाते हैं, तो गॉड को आप देख नहीं सकते, बट उनकी एक ऐसा एक वाइब आप महसूस कर सकते हो, पॉजिटिव। तो वैसे ही सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो कंप्यूटर के अंदर, अगर आपके कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर निकाल दो तो आपका कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। हार्डवेयर जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, और देख भी रहे हो, टच भी कर रहे हो, उसको हार्डवेयर बोलेंगे। अब सॉफ्टवेयर में जैसे आप पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर 2000 अलग अलग है, सॉफ्टवेयर विंडोज जिसको बोलते हैं, विंडोज क्या बोलते हैं, विंडोज, ये क्या है आपका सॉफ्टवेयर होता है। 2000, 99, 92, 2014, 2013 अलग अलग मॉडल आपका इस सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर में आपका जैसे हो गया क्या क्या, कंप्यूटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, अरे डबल बार आर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब क्या है आपका, स्पीकर हो गया, ये सब क्या आपका हार्डवेयर हो गया। प्रिंटर हो गया, ये सब क्या है आपका हार्डवेयर, जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। अगला टॉपिक अगला हम पढ़ते हैं इसमें कंप्यूटर में, अगला आपका टॉपिक जिसको हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस। बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ऐसे अगर आपको इस पे रिसर्च थोड़ी करना कंप्यूटर का, जिनका ऑप्शन कंप्यूटर अलग बात है, आप पढ़ते हैं इसमें
इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। बस इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, आप जब कीबोर्ड से कोई चीज टाइप करते हैं तो आप क्या करते हैं? इन करते हैं। तो कीबोर्ड पूछा जाएगा कौन सा पार्ट इनपुट है या आउटपुट, तो इनपुट डिवाइस। आपका प्रिंटर, अगर आप कोई चीज प्रिंट जैसे इन करते हो तो क्या होगा, लेकिन जब बाहर आएगा तो आउटपुट। लेकिन पहले बेसिक चीज समझो, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, माउस इनपुट डिवाइस, बाकी आपका स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस। स्पीकर आउटपुट डिवाइस। तो आपको ये बेसिक चीजें पता होना चाहिए, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है। ठीक है, सॉरी, ये भी आपका क्वेश्चन यहां से पूछता है, आउटपुट डिवाइस पार्ट बताइए और इनपुट डिवाइस पार्ट बताइए। आप जैसे मोबाइल में कोई चीज अगर बात करते हैं तो क्या करते हो? इनपुट करते हैं। जब बोलेंगे तो जब स्पीकर से कोई आवाज बाहर आती है उसको बोलेंगे आउटपुट डिवाइस। तो ये आपका कभी कभी पूछता है कीबोर्ड से अगर आप टाइप करेंगे तो क्या कहलाएगा? इनपुट होगा, आउटपुट इनपुट। माउस से अगर आप क्लिक करते चलाते हैं तो क्या बोला है? इनपुट होगा, आउटपुट, जिसमें कर्सर आपको देखते होंगे चलता रहता है, एरो की तरह बना होता है, ऐसे रहता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, स्पीकर आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, माउस इनपुट डिवाइस, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस। तो एक एक करके यहां लिख देते हैं। इनपुट में क्या? कीबोर्ड, माउस, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, और ठीक है ब्लूटूथ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर आउटपुट लिखते हैं, मॉनिटर, स्पीकर, नेक्स्ट उसके बाद प्रिंटर। ये सब क्या है? आपके आउटपुट डिवाइस जिसको आप देख रहे हो। ठीक है दोस्तों, ये भी चीजें आपका पूछता है। नेक्स्ट टॉपिक, अगला बात करते हैं दोस्तों, मॉडेम क्या है, राउटर क्या है। पहले इंटरनेट करते हैं, इंटरनेट। अगला इंटरनेट मतलब, इंटर मतलब प्रवेश करना, नेट मतलब जाल। जो आजकल देखते जाल में सब फंसा। आप लोग क्या है, मोबाइल चलाते हैं तो ये इंटरनेट से ही तो जुड़ा है। कोई ना कोई इंटर किया, प्रवेश मतलब, नेट मतलब जाल। अगर हिंदी बोलेंगे प्रवेश जाल तो ये चीजें होती है। अब इसमें हमें इंटरनेट पे क्या क्या पढ़ना है, देखिए कई चीज, 4 इसमें हम लिखते हैं। लैन क्या है, मैन क्या है, पैन क्या है, और एक लिखते हैं आपका वैन क्या है। बस इतना बेसिक चीज समझो। लैन मीन्स होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया, कहीं वाई ए करते, कहीं वाई ए, एरिया ऐसे लिख दे, एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट उसके बाद पढ़ते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। आपका कभी काल फुल फॉर्म भी पूछता है। नेक्स्ट उसके बाद, अरे दोस्तों सॉरी, चलो यहां कर देते, पीएल कर देते, यहां लिख देंगे। अब हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब यहां लिखते हैं लैंडमैन, इसको लिख देते लैंडमैन पैन वैन। लैंड हो गया, पैन ये कौन सा रह गया तो लैंडमैन पैन वैन, लैंड ये हो गया मैन। ठीक, अब मैन क्या होगा, मेट्रो एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट उसके बाद
वाइड एरिया नेटवर्क। बस अब एक एक करके समझते हैं। यहां से क्वेश्चन देखिए पूछ सकता, फुल फॉर्म इसका मतलब फुल फॉर्म, और उसके बाद ये पूछेगा इनका क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है। लोकल एरिया नेटवर्क मीन्स होता है, जैसे आपने कभी देखा होगा एसटीडी कॉल, लोकल कॉल। लोकल मीन्स जो आप अपने एक स्टेट में हैं प्लस उसके बाद आपका कोई एक छोटा सा कस्बा है या डिस्ट्रिक्ट है उसके अंतर्गत आप बात करते हो, उसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। एक पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है जो आप अपने लिए 100 मीटर 200 मीटर, जैसे आप मान लीजिए मॉडेम या राउटर आप लगवाते घर में, कनेक्शन लेते वाईफाई का, ये क्या है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क, अपने लिए खाली यूज करते हो। और मैन होता है मेट्रो एरिया नेटवर्क। मेट्रो मतलब सिटी, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, एक अपना शहर की बात कर रहा हूं, पूरे स्टेट में बात कर रहा हूं। वाइड एरिया नेटवर्क होता है पूरी दुनिया, पूरी ग्लोब को, पूरी वर्ल्ड को। ग्लोब मतलब ये पूरा अर्थ जो भी है, ये सब यहां से आपका ये अफ्रीका ऐसे बना देते हैं दोस्तों, ये अफ्रीका वगैरह ये सब में मिला पूरे ग्लोब पे जो आप बात करते हो, ग्लोब, ये जो आपका पूरा ग्लोब है, ग्लोब पर जो बात करते हो इसकी बात करता है वाइड एरिया नेटवर्क। पूरा ग्लोब पे जो आप एक देश से दूसरे देश पे सभी लोग बात करते हैं, तो ये चीजें आपका पूछता है कभी का, लैंड, मैन, पैन, वैन। अगला बात करते हैं रोम और रैम की, यहीं पर साइड एक है रोम और एक है रैम। ये दोनों में क्या फर्क होता है? जिसे कहते हैं आपके मोबाइल में कितना रैम है, और रोम जो होता है मदर बोर्ड के साथ होता है, मदर बोर्ड। आप मदर बोर्ड मतलब जो आपकी मोबाइल होती है, जिस कंपनी की होती है, कंपनी वाले ने पहले से उसके साथ एक प्रकार सॉफ्टवेयर इनबिल्ट मतलब पहले से ही उसमें फीड किए होते हैं। जिससे कभी कभार देखते हो जब नोकिया मोबाइल होती थी, आप जब उसको खोलते तो पहले उसमें ऐसे दो हाथ आके मिलते थे नोकिया का। तो ये जो मदरबोर्ड जो कंपनी के साथ ही इनबिल्ट होता है उसको रोम, और ये रैम क्या करता है, रीड एक्सेस मेमोरी, ये रीड करता पढ़ता है आपकी मेमोरी जो चलती है। जैसे आपने कोई यूट्यूब पे देखा, आपने क्या क्या सर्च किया, आपने अपने यूट्यूब पे क्या सर्च किया, आपने इंस्टाग्राम पे क्या किया, ये सब आपकी इसको रीड करता है, पढ़ता है आपने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या चीजें आपने देखा, सारा हिस्ट्री बात कौन करता है, रैम। लेकिन रोम जो होता है ये कंपनी का ऑलरेडी सॉफ्टवेयर होता है, जिस कंपनी को होगा, चाहे आपका आजकल चाहे आईफोन हो या वन प्लस हो, वीवो हो, मेट्रोला हो, बहुत से वैरायटी आजकल मोबाइल है, तो ये जो आपकी डायरेक्ट कंपनी का इसमें सॉफ्टवेयर होता है। और रैम जो आप जैसे यूट्यूब पे कोई चीज देखते हो, पहले क्या होता था, मोबाइल में आप कोई चीज देख रहे हैं, बीच में अगर मान लीजिए आपने मोबाइल बंद कर दिया, चलाना बंद कर दिया, बाद में फिर चलाते हैं, तो क्या था, फिर से शुरू से आपको देखना पड़ता। लेकिन आजकल नया थोड़ा सा इसमें अपडेट कर दिया गया सॉफ्टवेयर का, आप देखते हो वहीं पर आके फिर रुक जाता, फिर दोबारा वहां से शुरू हो जाता। लेकिन ये जो आप क्या बताती है कि जो आपने कभी यूट्यूब पे सर्च करते हो, इंस्टाग्राम पे सर्च करते हो, टेली सारी हिस्ट्री की बात अगर देखोगे तो रैम में मिलेगी। बस इतना चीजें याद रखना, ये मदरबोर्ड आपके मोबाइल के साथ रहता है ऑलरेडी कंपनी का, और ये जो आपका होता है जो यूट्यूब वगैरह पे सर्च करते हो ये काम करता है। तभी लोग कहते हैं कितना रैम आपके मोबाइल में, मतलब कितना तक ये ऐप्स चला सकते। जैसे आपने पता 30-40 ऐप डाउनलोड कर लिया, तो जितना रैम होगा उतने इसको चला। रैम का मतलब क्या है, आपका घर है, जैसे घर है तो आपके घर में पता चला भाई 5 लोग रह सकते हो, ठीक, तो कहेंगे भाई कितना रैम, 5 रैम, बस सिंपल सी बात है। अब पता चला आपके घर में 5 लोग का रहने का, आप उसमें 7 लोग को बुला लेंगे, चल पाएगा नहीं, तो भाई एडजस्ट नहीं कर पाएंगे ना सब लोग, तो वहां क्या होता है बार बार हैंग करेंगे। हैंग मतलब वही भाई थोड़ा साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। जैसे अपने देखते हो ट्रेन या बस में ज्यादा जब भीड़ हो जाती है तो लोग एक दूसरे धक्का मारेंगे, मुक्की मारेंगे, मतलब बदमाशियां करेंगे। तो ऐसे क्या होता है, रैम में जब ज्यादा ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आपकी मोबाइल बार बार हैंग करेगी, कभी चलते चलते रुक जाएगी, कभी आप देखते हैं साइलेंट तो ऐसा हो जाएगा जैसे स्टैंड अप, खड़ी हो गई है, खड़ी मीन्स चल नहीं रही है, रुक गई है। ये सारी चीजें इस पर डिपेंड करता है, रैम और रोम। रैम मतलब जगह, कितना जगह है, कितना ऐप डाउनलोड कर सकते हो, कितना चला। बहुत लोग होते हैं ज्यादा डाउनलोड कर लेते तो उनकी मोबाइल बार बार मोबाइल जो होती है हैंग करती है। हैंग मतलब क्या है भाई, वो चल नहीं पा रही है। आपके घर में 5 ही लोग का सीट था, आपने 7 लोग को बुला लिया, 2 लोग ज्यादा हो गए, एडजस्ट नहीं हो पा रहा, यही चीज है। तो जितना आपने मोबाइल में अपने रैम के हिसाब से ऐप डाउनलोड कम करेंगे उतना अच्छी आपकी मोबाइल चलेगी और कभी मोबाइल खराब नहीं होगी, ये इस पे ज्यादा चीज है। और जो रोम होता है
ये आपकी मदरबोर्ड पहले से कंपनी का ही होता है, सॉफ्टवेयर में जुड़ा होता है। और ये आपका जो आप यूट्यूब वगैरह पे चलाते हैं, सर्च करते हैं, इसकी काम करता है। ठीक है, ऐप को चलाने का मदद करता है। बस इतने दोस्तों हैं, और 2-3 टॉपिक और बता देते हैं। और अब बात करते हैं मॉडेम क्या है, राउटर क्या है और स्विच क्या है, और वीडियो कॉन्फ्रेंस क्या है, ऑडियो कॉन्फ्रेंस क्या है। आप ये सब तो जानते ही हो दोस्तों, ये भी बता देंगे, कोई बात नहीं। अब आता है जैसे आपका मत क्या बोलते उसको, राउटर क्या है, मॉडेम क्या है, स्विच क्या है। मॉडेम 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 राउटर राउटर मॉडेम हो गया, राउटर हो गया, स्विच, ये चीज है आपका। अरे स्विच अब सही है। तो ये जो स्विच होती, बटन जिसको बोलते हैं, कभी का इसके भी बारे में बात करते हैं। अभी क्या है, राउटर क्या होता है और मॉडेम क्या होता है। राउटर आपके घर में लगता है और मॉडेम एक बाहर लगता है। सपोज कि जैसे भारत है, इसे बनाते हैं, आपको अभी समझ में पूरा आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली अपने एक सिटी है, बहुत बड़ी शहर है। जो दिल्ली के अंदर पूरा आपका चल रहा होगा नेटवर्क, यहां पर पहले से एक अपना एक स्विच बना होता, बटन। कभी काल अगर मान लीजिए दिल्ली में दंगा फसाद हो गया, तो ये बटन जो आजकल ऐसे होता ना, बटन ऑन ऑफ, इस तरीके, उनको लगेगा कि भाई एक काम करो, दिल्ली में दंगा फसाद हो गया, इसको कर दो ऑफ। तभी देखते होंगे हो जाता है कि भाई इस शहर में दंगा हो गया, इसलिए यहां पर क्या हुआ, इंटरनेट वगैरह सब बंद है। तो ये जो मेन फोकस होता है आपका स्विच। तो स्विच क्या करता है, ये जो बटन होती है, अगर कभी कोई चीज हुआ तो एक बार बंद कर देंगे तो पूरे दिल्ली के इंटरनेट बंद हो जाएगा। और इसी से ही स्विच से अलग अलग कस्बों, अलग अलग वार्ड में, अलग अलग ब्लॉक में कनेक्शन जाता है, यहीं से फैल के अलग अलग। ये जो कनेक्शन, ये जो रोड जाता है, इसी को बोलते हैं कि आपका मॉडेम। मॉडेम, ये सब मॉडेम है। देखते होंगे अलग अलग जो बड़ा सा एक बॉक्स लगा होता है, ये बॉक्स लग जाए, इसी से फैल के यहां आएगा, केबल लगता है, ये सब मॉडेम होगा। एम फॉर मॉडेम, सब मॉडेम अलग अलग, जैसे एल ब्लॉक, एम ब्लॉक, जी ब्लॉक, के ब्लॉक, सी ब्लॉक, टी ब्लॉक, ये सब चीजें होती है। फिर इसी में से फिर सबके घरों में अलग अलग कनेक्शन जाता है। और जो आपके घर में लगता है, इसी बोलते हैं राउटर। बस अब समझ में आ गया। और यही राउटर से जब आप अपना मोबाइल जोड़ते हैं, लैपटॉप जोड़ते हैं, मोबाइल और लैपटॉप जो आप कनेक्ट करते हैं, इस राउटर पीछे भी आप देखते होंगे ऐसे बड़ा सा एक केबल जैसे खड़ा रहता है, ऐसे एक बना होता है A4 साइज का, ऐसे अलग अलग, ऐसे उसमें बत्तियां वगैरह जलती रहती हैं, टिक 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 टिक, तो ये चलता रहता है। यहाँ बगल में अलग अलग स्विच आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो, इस तरीके का होता है। ये सब होगा आपका राउटर, घर में लगता है। तो मॉडेम बाहर रहेगा, कोई ब्लॉक में लग गया, इसी ब्लॉक में से अलग अलग 50 घर में चला गया, 30 घर में चला गया। और मॉडेम किससे है, स्विच, जो मेन बड़ा सबसे जगह एक बना होगा। अब ये जहां डाउन किया तो ये बंद तो सब बंद। और उसके बाद जब आपका सिम से चलता है, ये तो इसकी बात है, जो सिम वाला अलग चीज है, पूरा इंटरनेट का जो जुड़ा होता है वो भी बंद हो जाता है। वही भी मेन एक बटन होती है, यहाँ से उसका अलग कॉन्सेप्ट है, जिसको टावर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीजें हो गई आपका, ये भी पूछता है राउटर क्या, स्विच क्या, मॉडेम। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका, उसको बोलते हैं आपका वीडियो कॉन्फ्रेंस क्या है, ऑडियो कॉन्फ्रेंस क्या है। जो आपका सिलेबस में दोस्तों वही बात करेंगे, बाकी फालतू चीजें क्यों बताएं, फालतू चीजों में जब आता ही नहीं क्या बात करेंगे। जैसे आपका ऑडियो कॉन्फ्रेंस, या पहले लिखते वीडियो, अरे वीडियो कॉन्फ्रेंस, ऑडियो कॉन्फ्रेंस, ये क्या होता है, या मेल मर्ज, ये सब क्या है, ये भी पूछता है।
देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंस क्या है, जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो आप 4-5 लोग को जोड़ लेते हैं, उसकी भी एक लिमिट है 5 लोग तक का। आप पहले व्हाट्सएप पुराना अगर देख रहे हैं 2016, 17, 18 उधर तक दोस्तों, लगभग 20 से पहले, 2020 से पहले आप एक बार में 100 लोग को मैसेज भेज सकते थे, 30 लोग को भेज सकते थे। लेकिन अब क्या कर दिया, 5 ही लोग को आप क्या करते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। वैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में एक लिमिट, 6 लोग बात कर सकते हो या तो 5 लोग, उसका भी अपना एक लिमिट है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, आप ऐड करते हैं, ऐड करेंगे, उसके बाद उनके पास कॉल करते हैं, उसके बाद वो पिकअप कर लेते, उठा लेते, बात कर लेते हैं। वैसे आपका ऑडियो में, इसमें क्या वीडियो में आपका चेहरा दिखेगा, ऑडियो में खाली बातें होंगी। ठीक उसी प्रकार से आपका इसमें ऑडियो में आप चाहे व्हाट्सएप हो चाहे आपका कॉलिंग हो, उसमें आप ऐड करेंगे, प्लस उसके बाद 2-4 लोग को जोड़ लो, कॉन्फ्रेंस में बात होती है, बस यही है। मेल मर्ज क्या है, आप किसी कंपनी या ऑफिस में काम करते हो और अगर मान लीजिए आपने कोई मेल लिखना है, कोई लेटर लिखना है, कोई लेटर लिखना है या एस्से लिखना है, अब एस्से वगैरह लिखना है, निबंध लिखना है, कुछ भी आपको लिखना है, तो आप क्या करते हैं, आपको कोई सर्टिफिकेट देना है, किसी के पास अलग अलग ब्रांच से पहुंचाना है, तो मेल मर्ज में क्या होता है, यहाँ पर आप करेंगे उसको ऐड, और एक ही बार में आप जब सेंड करेंगे, जितने लोग को ऐड किया है सब एक के साथ आपका मैसेज सभी के पास पहुंच जाता है। ये मेल मर्ज होता है। आज भी देखते होंगे, अब तो लोग काफी, अब मेल ईमेल वगैरह बहुत कम लोग चलाते हैं, बहुत कम है, लेकिन ईमेल जरूरी है दोस्तों, उसको भी चलाते रहना चाहिए। ईमेल में आपका पूरे डॉक्यूमेंट्स, वहाँ फोटो है, साइन, सब कुछ आप सुरक्षित रख सकते हैं। ये चीजें भी हो गया। तो कंप्यूटर में अगर देखा जाए इतना चीजें हैं, बाकी और है, केबी क्या है, एमबी क्या है, जीबी क्या है, टेराबाइट, गीगाबाइट, तो कुछ नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा काम। उसके बाद बात करते बाइनरी, और जिसमें डेसिमल क्या है, यही से क्वेश्चन पूछता बाइनरी, जिसका नंबर सिस्टम बोलते हैं, नंबर सिस्टम। उसके बाद लास्ट है यही टॉपिक। जैसे मान लीजिए कोई नंबर दिया, आपको पूछे बाइनरी से डेसिमल बनाओ, डेसिमल से बाइनरी, जैसे बाइनरी टू डेसिमल। अभी क्या देता है, सपोज मैं ऐसे कोई एक नंबर लिखा, जैसे लिख दिया 25, अब 25 को आपको क्या बनाना है, इसको डेसिमल बनाना है। तो अब इसमें डेसिमल अलग अलग कैसे दर्शाओगे, याद रखना। तो इसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, बेसिक चीज को समझना होगा। जैसे कंप्यूटर का आप अभी कभी आप MS DOS वगैरह पढ़ेंगे तो कोडिंग वर्ड होता था, वैसे कंप्यूटर भाषा होता है ऑन और ऑफ। ऑन और ऑफ को समझो पहले। ऑन मतलब 1, ऑफ को मतलब 0, ये 2 डिजिट को बेसिक चीज पकड़ो। कैसे, अब आपको 25 को कैसे इसको डेसिमल ले जाना। अब देखिए पहले क्या करोगे, आप लिखो 1, फिर 2 का इक्वल मतलब स्क्वायर करो, 4 का डबल कर दो, 8 का डबल 16 का 32, ये होता है ना, 1, 2, 4, 8, 16, 32। अब आपको क्या निकालना है, 25 बनाना है। तो 25 में कौन कौन सा ऐसा अंक जोड़े कि जो 25 हो जाए। 32 तो ले नहीं सकते क्योंकि 25 से ज्यादा है, तो इसके नीचे हम 0 लिख देंगे, पहली चीज। और क्या 16 ले सकते हैं, यस। 16 में जिसका जो ऐड होगा उसके नीचे ऑन कर देंगे, एक लाइन, एक संख्या ऐसे 1 ऐसे लिख देंगे, आई की तरह से लिख देंगे ऑन। अब उसके बाद मान लीजिए 16 में 8 जोड़े कितना हो जाएगा, 24। चलो ऑन कर दिया, ये भी हो गया। अब 24 हो गया, तो अब हमें कितना और चाहिए, 25 हो जाए, एक 1 चाहिए बस, बाकी जो नहीं चाहिए उसके 0 कर दो, बस यही हो गया। यही आपका पूछता है, ये वाला लाइन, ये। अब कभी काल आपका ऐसे दे दिया डेसिमल, तो उसको बाइनरी बनाना है, कैसे बनाओगे, आ जाओ, आप ऐसे बना सकते हो। कैसे, तो मान लो आपको दे दिया, ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, ठीक है। अब आपको 25 बनाना है, तो कैसे आप बनाओगे, तो जो जो संख्या जैसे ऐड है उसी को ऐड कर लो। तो 16, अब ऐसे करो, 16, 8, 24 और 1, 25। तो आप क्या क्या लिखोगे इसके नीचे, कभी ऐसे दे दिया तो कैसे, इसको आप मिटा दो, आप समझ में आ जाएगा। चलो सब मिटा दिया, मिटा दिया ना,
अब हमने मिटा दिया। अब जो जो ये 0 है उसके नीचे को संख्या और इसके नीचे भी संख्या। मान लीजिए 1, जो ये लाइन खींचा इसके नीचे लिख दो 1, ठीक, 1 लिखा। 0 यहां चलो 2 लिख दिया, यहां पर हमने 4 लिख दिया, यहां पर हमने 8 लिख दिया और यहां पर हमने 16 लिख दिया। बस इतना ही जो जो ऐड है। अब देखते हैं ध्यान से, जो नीचे 0 0 उनको तो हमें ऐड करना नहीं, इनको काट दो। अब बाकी सबको जो जो है इनको जोड़ो। 16 8 24, 24 और 1 25, तो हमारा क्या बन गया? 25 आ गया। तो यही चीज आपको क्या करेगा, कभी आपको डेसिमल से बाइनरी, कभी बाइनरी से डेसिमल, एक और करके समझते हैं। अभी आप लोग नहीं समझे, फिर से बताते हैं। चलो मैं इसे लिख दिया 1 1 0 0, उसके बाद 0 1, ये ऐसे लिख के दे देगा। अब आपको नंबर बनाना है, नंबर लाना है, कौन सा आएगा? अब याद करो, कैसे करोगे? इसके नीचे लिखो 1, इस 0 के नीचे लिखो 2, इसके नीचे लिखो 4, इसके नीचे लिखो 8, इसके नीचे लिखो 16, इसके नीचे लिखो 32, ठीक। अब क्या करो, जो जो लाइन खींचा है उसी को ऐड करना है। बाकी 0 के नीचे जो संख्या होगा उसको नहीं दिख रहा, फिर से मैं लिखता हूं, बड़ा बड़ा लिखता हूं तब दिखेगा। 1 अब दिखेगा दोस्तों, ठीक है। यहां लिखो एक 0 यहां लिख देते हैं। 1, इसके नीचे 2, इसके नीचे 4, इसके नीचे 8, इसके नीचे 16, इसके नीचे 32, ठीक है, लिख दिया। सॉरी। अब आपको इसको ऐड करना है, कौन सा नंबर लाना है हमें ढूंढना है। तो भाई 32 जो लाइन खींचा इसको ऐड करेंगे, 16 भी ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे नहीं, क्योंकि ये 0 का मतलब नहीं ऐड करना, ये 0 के नीचे इसको ऐड नहीं, इसको नहीं करेंगे। तो बाकी इन्हीं को जोड़ना है और एक लास्ट में जोड़ना है। अब जोड़ो, कितना होगा? 16 और 32 48 और एक कितना हो गया? 49। बस खत्म। अब कभी कभी इसे आपको 49 दिया, आपको ये पूछेगा बताओ डेसिमल बना के दिखाओ, तो कैसे आप बनाओगे? तो 49 आपको बना ऐसे दे दिया तो ये पूछ लेगा। हमने इससे 49 निकाल लिया। कैसे भाई? 32 और 16 48, 48 और एक 1 यहां पर है तो जोड़ लिया, क्या हो गया? 48 + 1 49, ये आ गया। अब इसी को मान लो अगर 49 दिया है आपको, ऊपर भूल जाओ, 49 दिया ऐसे भूल जाओ। अब कह रहे भाई इसका डेसिमल बनाओ। आप कैसे बनाओ? अब कैसे लिखोगे? देखो, लिखना पहले क्या, आप कैसे लिखोगे? 1 2 4 8 16 एंड 32। अब ध्यान दो, अब इसके नीचे 1 आप कैसे ऐड करोगे? तो 32 ऐड हो जाएगा, 16 ऐड हो जाएगा, तो 16 तिया 48, हाँ 32 और 16 48, और एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 49। अब इसके नीचे लिखो, जो जो ऐड होगा उसके नीचे 1 लाइन खींचो, इसके नीचे एक लाइन खींच दो, इसके नीचे जो 8 हमने ऐड नहीं, 0 4 नहीं ऐड किया, 0 2 ऐड नहीं किया, 0 1 हमने ऐड किया, लाइन खींच दी। बस ऐसे ही आपको बार बार प्रैक्टिस करोगे कि चीजें समझ में बैठ जाएगा। ये होता है आपका बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, बस यही। और जो आपका हेक्सा है, ऑक्टल, वो पूछता है उसे थोड़ा मल्टीप्लाई करने करेगा, फिर उसके बाद ऐड करना पड़ता है। लेकिन पहले इसी चीज को बार बार प्रैक्टिस कर लो, यही से आपका क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है दोस्तों। सॉरी। अब नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, तो हो गया पूरा एक। दोस्तों कोई मिर्ची जला रहा है आसपास पड़ोसी में। एक मिनट। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। शाम का टाइम लोग खाना बनाते मिर्ची जला देते हैं दोस्तों, तो आती भी। हायर एजुकेशन सिस्टम। अब देखिए, हायर एजुकेशन सिस्टम में अगर पूछा जाए, बहुत बड़ा भी है और बहुत छोटा भी है। हायर एजुकेशन सिस्टम जब आप पढ़ेंगे तो कभी आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा,
और कभी आपको लगेगा पॉलिटी पढ़ रहे हैं, और कभी आपको लगेगा जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। ये आपका टॉपिक मिलता रहेगा। अब हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको बेसिक दो है, कौन कौन सा? एंशियंट, प्राचीन काल का आपका बेसिक एजुकेशन सिस्टम क्या था, एजुकेशन सिस्टम, ठीक। दूसरा उसके बाद पढ़ेंगे प्री एजुकेशन, एजुकेशन एंड पोस्ट एजुकेशन, पोस्ट एजुकेशन, ठीक है। और उसके बाद तीसरा आजकल आता है गुरुकुल एजुकेशन, गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम, सिस्टम, ठीक। ये आपका यहां से पूछता है। पॉलिटी के जब आप इसमें टॉपिक पढ़ेंगे कई चीज पूछ सकता है पॉलिटी से। आप पढ़ेंगे इसमें, यहां लिख के बताते दोस्तों, जैसे आप पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक व्यवस्था क्या है। दूसरा हम पढ़ेंगे पॉलिसी में आपका दिया है टॉपिक, पॉलिसी क्या है, पॉलिसी क्या है। तीसरा टॉपिक इसी में हम अगला पढ़ेंगे गुड गवर्नेंस क्या है, गुड गवर्नेंस। बस इतना टॉपिक आपका दिया होता है। लेकिन ये तीनों जो आपका टॉपिक खाली तो दे दिया, लेकिन इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होता है और आगे बताते हैं। अभी बताएंगे, अब उसके बाद जियोग्राफी वाला बता देते हैं। अब जियोग्राफी इसमें आपका वैल्यू ऑफ एनवायरनमेंट, वैल्यू ऑफ एजुकेशन, तो आपका आएगा वैल्यू ऑफ एनवायरनमेंट एंड वैल्यू ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन। ये सब आपका टॉपिक है, एक बार रिवीजन करते हैं। बस बेसिक बेसिक चीजें आपको बताएंगे, ज्यादा डीपली जाओगे तो परेशान हो जाओ। पहले बात करते हैं हिस्ट्री पे। प्राचीन काल में भारत अगर 5वीं या 7वीं शताब्दी का देखेंगे, जिसमें बुद्धिज्म बेसिक चीजें, भारत अगर देखा पूरा बुद्धिमय था दोस्तों। इसी के आधार पर हिंदुज्म बना है। आप यकीन ना माने, आप जाके दिल्ली के डिपार्टमेंट, जितना आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट आप जाके पढ़ेंगे तो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये चीज आप कभी भी पुरानी मूर्ति अगर आप जो भी है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट सब रखी होती हैं, वो मूर्ति ये बताती थी, जब आप भारत के पूरा इंडो ग्रीक सभ्यता पढ़ेंगे हिस्ट्री में, एक उर्मिला थापर, रोमिला थापर या उर्मिला जो भी है, रोमिला थापर करके बहुत पुरानी है। देखिए इतिहास को जो जैसा चाहा वैसा अपना तोड़ मरोड़ के परोस दिया है। लेकिन इतिहास सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होता है। इतिहास किस बेस पे लिखा गया मायने रखा जाता। भाई अब सत्ता किसकी है? सपोज करो कोई व्यक्ति सत्ता में बैठा, कभी कांग्रेस की सत्ता थी, अंग्रेजों का सत्ता था, राजा महाराजाओं की सत्ता था, मुगलों का सत्ता था। तो जो जिसका जो सत्ता था वो अपने तरीके से इतिहास को लिखा है। कभी ये नहीं दिखाया कौन नायक है कौन हीरो, मतलब कौन विलन है कौन नायक है। लेकिन इतिहास में बहुत सी चीजें आपका हेर फेर हुआ है। लेकिन अगर आप इतिहास को जब आप बारीकी चीज से पढ़ते हैं, लॉजिकली तरीके से सोचते हैं, साइंटिफिक सोचते हैं, कि ये जो आप देखते हो रामायण महाभारत है, उपनिषद है, वेद है, पुराण है, 18 पुराण, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सारी चीजें आप जब पढ़ते हैं तो उसमें आपको क्या देखने को मिलता है? आपको लगता है कि गॉड से और ईश्वर की बात कर रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे नहीं निरंकारी की बात करते हैं, कुछ कहेंगे नहीं पेड़ पूजा की बात करते हैं। आपको इतना कंफ्यूज कर दिया, आप नहीं समझ पाते हैं कि ये चल क्या रहा है। और बारीकी अगर इतिहास में डूबेंगे, जब स्टोन एज की बेसिक चीज पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि यहाँ तो मानो तो कोई धर्म नहीं था, ना कोई जाति था, ना कोई यहाँ वेद था। उस वक्त के अजंता की लोरा की गुफाओं में जाके देखिए लोग क्या कर रहे थे। भाई शिकार करते, बड़े से जानवर को मार के लाते, आपस में बैठ के इसको नोच नोच के खा जाते, कच्चे खाते थे, बाद में उनको पत्थर रगड़, पता ना कैसे उनको आग की आविष्कार हुआ तो भून के खाने लग गए। क्या उस वक्त कोई गॉड और ईश्वर की बात करता था? कभी नहीं।
आप सोचेंगे ये कैसे? अरे भाई आज ही पहाड़ों के अंदर जाइए, गुफाओं के अंदर देखिए, जो चित्रकारी हुआ है उससे आपको पता चलेगा। कार्बन डेटिंग कर लो। आजकल तो ऐसे ऐसे मशीन आ चुकी है जब आपका बीपी बता सकता है, कितना आपका जो पल्स कितना चल रहा है, जब वो सब कुछ बता सकता है। आज खुद भी प्रैक्टिकल है, एक मेडिसिन खाते आप ठीक हो जाते हैं। तो कार्बन डेटिंग सब कुछ बताएगा ना, आपका डीएनए टेस्ट करके बता देगा आप कहाँ से बिलोंग करते, मध्य एशिया में रहने वाले थे या साउथ अफ्रीका में रहने वाले थे। तो इतिहास जो बेसिक चीज आपको समझना क्या है, और पीछे आप जाएंगे तो काफी चीज आपका दिमाग खोलेगा। जैसे आजकल देखते होंगे लेटर वैदिक पीरियड के अकॉर्डिंग वर्ण सिस्टम था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अब इसी को लोग जो जिसको बोलते हैं मनु स्मृति। मनु कौन था? मनु एक काल्पनिक व्यक्ति था। चले जाए राजस्थान के जो सुप्रीम कोर्ट पता नहीं, वहां भी उसको मनु की एक काल्पनिक मूर्ति बना के रखा गया, लेकिन वो है कौन? वो किस तरीके क्या बात लिखा? महिलाओं के बारे में इतना उल्टा सीधा लिखा, यहाँ शूद्रों के बारे में गाली उल्टा सीधा लिखा, क्षत्रियों के बारे में उल्टा सीधा लिखा कि क्षत्रिय अगर मान लीजिए कोई है और एक ब्राह्मण का मान लीजिए कोई बच्चा है, तो क्षत्रिय अगर मान लीजिए 60 साल का होगा और एक ब्राह्मण का बच्चा 10 साल का, वो लिखा कि ये इसके पिता तुल्य समान होगा। बताइए इतिहास है क्या उल्टी पुल्टी लिख दिए। आज कोई ऐसा बोलता है? तो जो जिसका जो सत्ता था वो अपने तरीके से अपने को बढ़ा चढ़ा के लिखा। अब आज व्यक्ति पढ़ रहा, लिख रहा, लॉजिकली सोचता है, तार्किक सोचता है कि इंसान पे जियो, इंसान बन के रहो। क्यों तुम इस तरीके से चीजें आज भी बांट रखे हो? जो चंदन लगाए ब्राह्मण, जो चंदन ना लगाए। अब ब्राह्मणों में कई डिबेट है, कोई चंडाल ब्राह्मण है। अब चंडाल मतलब ब्राह्मण कौन? जो मुर्दा जलाता है, उनका अलग ही नाम दिया गया। उनके गोत्र में शादी नहीं होगा, इनके गोत्र में नहीं शादी होगा। समझ में नहीं आता लोगों क्या मानसिकता थे, डिवाइड एंड रूल। अब बोलते हैं अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल दिया है। डिवाइड एंड रूल तो आप लोग बनाए भाई, उसी बेस पे आपको आपके घर में घुसे, वो समझ गए तो आप पे शासन किए। मुगल भी वैसे शासन किए। अब आज चंद कुछ नेताएं भी आप पे शासन कर रहे हैं। जैसे बिहार में एक बच्चे को देखो, मार के लठ मार के तोड़ दिए, खत्म हो गया, उसके सपने खत्म हो गए। बीपीएससी एपीएससी जो कर रहा था, इस पर कोई डिबेट होता पार्लियामेंट में? कभी नहीं होगा। पढ़ लो, रट्टा मारो, डिग्री ले लो, सर्टिफिकेट घूमते, बट कोई डजंट मैटर। आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। इतिहास जब पढ़ो तो बहुत कुछ चीजें अंदर की बाहर आने लगती है। इतिहास इतनी दबी हुई चीज है। तो आप जब पढ़ेंगे एंशियंट, जिसमें आप पढ़ेंगे प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल में यही चीज, स्टोन एज में आप जाओ। स्टोन एज में पढ़ेंगे पूर्व पाषाण काल क्या, मध्य पाषाण काल क्या है, नव पाषाण काल क्या है, प्रागैतिहासिक काल क्या है, ऐतिहासिक काल का, ऐतिहासिक काल क्या है। वो चीजें आपको चिल्ला चिल्ला के बताती हैं। कि जिसमें पहले आप पढ़ेंगे स्टोन एज। स्टोन मतलब जो पत्थर काल था, जिसको बोलते पाषाण काल। पाषाण मतलब पत्थर। उस वक्त लोग क्या थे, जंगली जैसे जीवन जीते थे बेचारे। आज जैसे इंसान ब्यूटी पार्लर जाता है, अपने आप को बढ़िया चेहरा बना के, जिसको बोलते हैं काया पलट जादुई केंद्र, जाकर के चेहरा अपना बना के घुसता है, काला बन के निकलता है गोरा बन के। तो वैसे पुराने समय में अगर देखा जाए, प्राचीन काल में स्टोन एज में उनको क्या लेना देना था ब्यूटी पार्लर से, उनको क्या लेना देना जाति और धर्म से, उनको कुछ भी इतना अवेयर नहीं था। खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, बस डजंट मैटर। आज जैसे इंसान क्या है, 8 घंटा ऑफिस का टेंशन है, 9 घंटा बच्चों का टेंशन है, फीस का टेंशन है, रेंट का टेंशन है, रिश्तेदारों का टेंशन है, फलाने ने गाड़ी खरीद लिया, मैंने नहीं खरीदा, उसका टेंशन है, ये कैसे आगे निकल, मैं कैसे पीछे हो गया, मैंने इसका मतलब मेहनत नहीं करता, संघर्ष नहीं। इंसान कितनी चीजों फंसते चला गया। इसलिए इतिहास पढ़ना चाहिए। इतिहास से आप ये सीखेंगे कि भाई पहले लोग क्या थे, आज क्या हुआ। ये जो आपके दिमाग में जितना डेवलप हुआ है उतने आपको खाते चला गया है। यही से आपको समझ में आएगा। तो जो आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, स्टोन एज, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। क्या उस वक्त एजुकेशन सिस्टम था? बिल्कुल नहीं। अभी मानव जन्म लिया है, वो भी जैसे कभी कभी खेत में देखिए ध्यान से, भी प्रैक्टिकल बताते, गांव जो लोग होंगे वो समझेंगे। गांव में जैसे आप गेहूं लगा देते हो तो उसमें जई उगती है, गेहूं जैसे ही दिखती है, वैसे ही आप जो लोग कहते हैं कि बंदर से मानव निकला, कभी बंदर से नहीं निकला। वैसे मानव जो प्रजाति है, ये भी सेम टू सेम बंदर जो थे, बंदर ही मानव जैसे दिखते थे। आज भी चिंपैंजी दिखते, बट मानव की जो प्रजाति थी, ये क्या हुआ, ये अपने आप को इवेल्युएट किए, इवेल्युएशन किया या मूल्यांकन किया, या इसमें ज्यादातर वृद्धि हुआ, इनमें ज्यादातर डेवलपमेंट किया। नेचर के हिसाब से अपने आप को ढालना शुरू कर दिया। और जो नेचर के हिसाब से अपने आप को ढालेगा तो आगे बढ़ेगा, और जो नेचर के हिसाब से अपने आप को नहीं ढाल पाएगा वो पीछे रह जाएगा। तो बंदर क्या हुआ, उनको कभी नेचर के हिसाब से उतना ढाल नहीं पाए, लेकिन मानव जो प्रजाति थी, इन्होंने अपने आप को ज्यादातर बेहतर ढाला।
और इसीलिए इनमें दिमाग जो थी थोड़ी थोड़ी और डेवलप होती चली गई। कभी काल देखते होंगे कुछ लोग नहीं कहते जन्म से बहुत से बच्चे एक ही समान होते हैं, इतने ही बीपी का टेम्परेचर सब कुछ, भले थोड़ा सा काला होगा या तो कोई गोरा होगा, बस इससे ज्यादा होता और कुछ होता है नहीं होता। हाँ, अगर उसके माँ बाप अच्छे खान पान है तो उसका थोड़ा सा वजन ज्यादा होगा, उसका वजन कम होगा, ये फर्क हो सकता है। बट जन्म तो एक ही प्रोसेस है, एक ही प्रक्रिया है। लेकिन वो जब धीरे धीरे बड़ा होता तो उसमें सोचने समझने की ताकत कैसे अलग हो जाती, क्योंकि उसने अपने आप को जैसा इन्वायरमेंट देखा अपने आप को ढाला, उसको ठंड लगा तो बचने के लिए कुछ कूड़ा करकट इकट्ठा किया, उसमें बैठ गया, और उसको लगा नहीं कूड़ा करकट से नहीं, अगर ऊपर से एक छान मतलब एक छप्पर बनाया तो और आसान होगा। उसके लगा छप्पर नहीं कोई परमानेंट चीज बनाओ तो पक्का घर बनाया, उससे बोले और पक्का नहीं हवेली टाइप बनाओ, किला टाइप बनाओ। तो मानव ने क्या अपने आप को डेवलपमेंट किया। लेकिन वही शेर है, चीता है, बाघ है या चिंपैंजी है, बंदर है, इन्होंने अपने आप को इतना दिमाग नहीं लगा पाए, वो बस एक लिमिट तक रह गए। लेकिन उनसे उस जो चिंपैंजी है या बंदर है उनसे मानव का शक्ल मिलता जुलता, लोग बोले नहीं बंदर से मानव निकले, गलत बात है, बंदर से नहीं निकला। जैसे गेहूं है, गेहूं की अपनी एक प्रजाति है और जई की अपनी प्रजाति है, लेकिन दोनों का सेम टू सेम मिल रहा है, प्रोसेस वही है, वही मिट्टी है, वही खाद है, वही पानी, सब कुछ है। लेकिन जो अपने आप को जैसा डेवलप किया वैसे उसमें दिख गया। तो मानव ने अपने आप को ज्यादातर डेवलप किया, इसलिए ज्यादातर ये आगे बढ़ गए। अब मानव जब आगे बढ़ गया दोस्तों, देखिए इतिहास बड़ी अच्छी चीज है, जब बढ़ गया धीरे धीरे इसमें थोड़ी सी और जागरूकता बढ़ी। तो जैसे जैसे कच्चे मांस खा रहा है, फिर उसको पका के खाने लग गया, फिर धीरे धीरे उसको और समझ में आया कि कुछ मनोरंजन हो, तो जानवरों को कुछ जानवर पालने लगे। कुछ जानवरों के साथ जैसे आजकल देखते हैं साउथ में, आज भी चले जाइए कर्नाटक वगैरह में, तो एक जली कट्टू, उसमें बैल को पकड़ना होता है और बैल को गिराना होता है। ये प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन कुछ लोगों ने उसको कल्चर को बचा कर रखा, उनका अपना एक शौक का खेल। ऐसे अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा में आप जाएंगे तो बहुत कुछ चित्रकारी देखने को मिलेगा। तो कार्बन डेटिंग से पता चलता है कितना पुराना है। तो जैसे जैसे उनमें जिज्ञासाएं बढ़ी, सोचने समझने की ताकत बढ़ी। और उससे पहले अगर आप चले जाएंगे तो सबसे पहले मानव अफ्रीका बेल्ट में रहते, अफ्रीका जो कंट्री, अफ्रीका पूरा बेल्ट है कॉन्टिनेंटल, उसी में रहते थे। तो लोगों ने जैसे जैसे क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को माइग्रेशन किए, कोई मध्य एशिया चले गए, तो कोई अब इधर चले आए, आप भारत चले आए, अब कोई पता चला चाइना चले गए। तो जैसे जैसे जो क्लाइमेट था उसी क्लाइमेट के हिसाब से उसकी बॉडी का एक प्रकार से स्ट्रक्चर बनावट होने लग गया। जो काला था धीरे धीरे उसका डीएनए क्लाइमेट के साथ चेंज हुआ, गोरा हो गया। तो ये चीजें होती रही, नेचर के हिसाब से उसके बॉडी में परिवर्तन आता है। और जो ज्यादा माइग्रेशन किया, ज्यादा घूमा, ज्यादा चीजें सीखा, वो अपने आप को ज्यादा डेवलपमेंट किया। और जब वो डेवलपमेंट किया तो उन्होंने अपना, देखते इतिहास में पढ़ेंगे, जन क्या है, जनपद क्या, महाजनपद क्या है, यहां से शुरुआत होता है। लोग अलग अलग ग्रुप बनाने लगे, जन, फिर जनपद, फिर महाजनपद, जिसमें आप इतिहास पढ़ेंगे 16 महाजनपद क्या है, ऐतिहासिक बेसिक कॉन्सेप्ट है। मगध के इतिहास पढ़ेंगे तो वहां समझ में आता है कि भारत क्या था। तो जो व्यक्ति ज्यादा डेवलपमेंट किया तो मूर्ति कला। अब इंडो ग्रीक की कल्चर और इंडिया की कल्चर जो दोनों मिलती है तो इंडो ग्रीक की कल्चर हो गया। भारत में शक आते, हुड़ आते, कुषाण आते, ये कैसे हुआ? तो जो यही व्यक्ति अफ्रीका गए थे, मध्य एशिया, फिर मध्य एशिया फिर घूम के इधर आ रहे हैं, क्योंकि जीवन खाना बदोश थी, जहां पर खाने पीने की चीज मिलता वहां पर रुक जाता था। और जब जैसा उसको पाता गया अपना अपने आप को आगे बढ़ाता गया। पहले लोग थोड़ी इतना टेंशन था बिल्डिंग खड़ा करना, नहीं, उनको ये लगा कि बाद में धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि जहां जल वहां जीवन होना चाहिए। तो आप जितना भी सभ्यता आप पढ़ेंगे, चाहे आप इंडो ग्रीक पढ़ो, या आप चाइना की सभ्यता पढ़ो, या आपका मिस्र का सभ्यता पढ़ो, या आप इंडस वैली सिविलाइजेशन का सभ्यता पढ़ो, तो जहां नदी है अर्थात जहां जल वहीं जीवन हुआ। लेकिन उसके बाद आप पढ़ते हैं जिसमें आप इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको अभी भी लोग कहते 2500 साल पुराना था, कोई कहते 3000 साल पुराना था। अब जैसा पाया वैसे हिस्ट्री लिख दिया। लेकिन ये पता चला आपको 1925 में इसकी खोज होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, यहाँ कोई पहले एक सभ्यता थी। तो आप इतिहास जब पढ़ेंगे तो काफी चीजें आपको सीखने को मिलेगा। तो जो लोग जैसा पाया वैसा लिख दिया कि भारत में कोई पूछेगा अच्छा तो बताइए इतिहास में ये धर्म कहां से आया, जाति कहां से आया। मानव ने अपनी सुविधाओं के लिए, जैसे होता नहीं कि भाई आपकी नस्ल मेरी नस्ल मीन्स भाई आपकी चेहरे की कलर मेरी चेहरे की कलर, अगर ब्राउन है तो ब्राउन लोग हो गए, गोरे हैं तो गोरे हो गए, सांवले हैं तो सांवले। तो उन्होंने क्या हुआ, लोगों को ये लगने लग गया, ये जो दिमाग दिया ना, उनको लगा नहीं हमारी आपकी कलर मिलती तो हम जैसे एक नस्ल के हैं, और इनकी हमारी कलर नहीं मिलती, इनकी अलग नस्ल की है।
अब उसी नस्ल के आधार पर लोग अपने ग्रुप बना लिए, उसी में अपना गोत्र बना लिए। गोत्र से गाय को दान होता था, गोत्र से कॉन्सेप्ट आता था। तो जैसे जैसे उनमें जिज्ञासाएं बढ़ी वैसे वैसे उसमें आर्थिक सिस्टम बनने लगा, ट्रेड का सिस्टम बनने लग गया और सोशल एक बेसिक अपना एक ग्रुप बनने लग गया, समाज को कैसे बनाना है। उन्हीं में आपस में शादी कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं। फिर उनमें जैसे और आबादी बढ़ी थी, इकोनॉमिकल जो ज्यादा मजबूत होता उनको लगा अपना एक साम्राज्य बढ़ाना है। आज प्रेजेंट टाइम में देखो, पहले भी लोग मारकाट करना शुरू कर दिए और मारकाटे चलते चलते, जिसमें आप इतिहास कभी भी पढ़ेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का या अशोक का कि क्यों ऐसा हुआ। फिर लोगों ने कहा नहीं, ऐसे जीवन नहीं चलेगा, करुणा और दया होना चाहिए। तो जैसा जिसको बेटर लगा वैसा अपना चीजें सभ्यता को बनाया। फिर दूसरा कोई आया, उनके सभ्यता को खत्म करके अपनी सभ्यता थोप दिया। जैसे कभी अंग्रेज भारत में जब नहीं आए थे तो भारत की अपनी कल्चर थी, मुगल नहीं आए थे तो भारत की अपनी कल्चर थी। लेकिन जब मुगल आए माइग्रेशन करके, जो आप समोसा खाते हो ये किसका देन है? मुगलों का है। आप जो शरबत पीते हो कौन देते हैं? मुगलों का देन है। आप जो अंजीर खाते हो, ड्राई फ्रूट्स खाते हो, किनका देन है? मुगलों का देन है। आप जो पैजामा पहनते हो किनका देन है? मुगलों का देन है। भारत में कभी कोई कटे हुए, जब तक कैंची नहीं आया था तो कोई इतना फैशन नहीं था। जैसे कैंची आया तरह तरह का फैशन आ गया, पैंट शर्ट दुनिया भर की बनने लगे। पहले भारत में क्या था, कॉटन होता तो लोग चीवर पहनते थे, एक ऐसे कमर में बांध लेते, बाकी एक ऊपर ऐसे डाल लेते, सॉल टाइप ओढ़ लेते थे, बस यही होता था। आज देखिए जैसे कैंची आए, मशीनें आई, जैसे जैसे उसमें डेवलपमेंट, माइंड जितना सोचा वो अपने आप को ज्यादा डेवलप किया। ब्रिटेन सबसे ज्यादा डेवलप किया तो पूरी दुनिया मार्केट फैलाया, मार्केट फैलाया तो अंग्रेज आए, अंग्रेज आए तो भारत में अंग्रेजी दिए। और जब भारत में अंग्रेज आए तो आप पढ़ते होंगे प्राचीन काल की जब हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सिस्टम, तो प्री एजुकेशन वही बात करता है जो बुद्धिज्म में आप पढ़ेंगे। तक्षशिला कहाँ पर है, नालंदा कहाँ है, विक्रमशिला का, जगदाला क्या है। तो यहाँ पर जो सिखाई जाती थी आपको, एजुकेशन दिया जाता था, इसी बोलते प्राचीन, जिसको एंशियंट एजुकेशन, इंस्टीट्यूशंस ऑफ एंशियंट एजुकेशन ऑफ सिस्टम। प्राचीन काल की बेसिक जो संस्थागत रूपी शिक्षण संस्थाएं थी। अगर पूछता है तो आपका आता कौन सा? तक्षशिला कहाँ, विक्रमशिला, जगदाला, नालंदा, तिलहरा, ये सारी कौन है? ये सब यूनिवर्सिटी थी भारत की। और भारत की जो यूनिवर्सिटी थी, यहां पर क्या सिखाया जाता था आपको? उस पहले जो आजकल लोग कट कॉपी पेस्ट करके अलग अलग चीजें लिख दिए हैं। इतिहास को अगर आपको बुद्धिज्म को पहले पढ़ो, एक बार ढंग से पढ़ो, आपको सब धर्म समझ में आ जाएगा। अब बुद्धिज्म के अंदर कितने लोग घुसे हैं, कैसे इसको खत्म किया, कौन, इसके आधार पर अपना अपना नया ब्रांच बनाया है। इसीलिए जब इतिहास आप पढ़ो, भारत में कभी जाति और धर्म था ही नहीं। ये सब आपको लगभग 8वीं-9वीं शताब्दी में गढ़ा गया। और सबसे 200 साल के अंदर में आपको क्षत्रिय ब्राह्मण बहुत कुछ चीजें ये तो लेटेस्ट बनाई गई है। अरे दोस्तों, आप अगर जाओ तो अंग्रेजों के समय में जब अंग्रेज जब आए थे तब भी इतना जातियां, लेकिन सिस्टम लोग कहेंगे नहीं इन्होंने घालमेल कर दिया, उन्होंने घालमेल कर दिया। मानते बाहर वालों ने घालमेल किया, लेकिन क्यों किया? यहाँ के लोगों ने गद्दारी किया, तभी तो दूसरा आपके घर में घुसा। आपको 5 परिवारों को एक टूट जाए, दूसरा तभी घुसता आपके घर में, तो घर के पोल देगा तो आपका घर तो टूटेगा ही। यही तो लोगों ने गद्दारी किया ना, तभी तो अंग्रेज आए, मुगल आए, आपका जो भी आज भी यही चल रहा है। एजुकेशन में हमें क्या पढ़ना है, ये चीज। तो प्राचीन में आपका जगदाला, तिलहरा, विक्रमशिला, इनको आप जब पढ़ोगे तो भाई कहाँ कौन कौन से राज्य में है ये चीज समझ जाओ। तो ये आपका होता है एंशियंट एजुकेशन सिस्टम, जो हमने बात कर लिया। प्री एजुकेशन और पोस्ट एजुकेशन। प्री एजुकेशन, जब भारत में अंग्रेज आते हैं, 1813 में चार्टर्ड एक्ट आता, बेसिक कॉन्सेप्ट। यहां से क्या होता आपका, अंग्रेज लोग भारत में जब अपना पूरा एक प्रकार से साम्राज्यवाद बढ़ा लिए थे, वो अपना प्रशासनिक रूप से भारत में कब्जा करना चाहते थे चलाने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी का बेसिक जो रूल था, 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है रोलेक्ट एक्ट एक कानून बनाती है। उस कानून के आधार में बेसिक क्या था कि भारत में हमें आर्थिक, राजनीतिक और साम्राज्यवाद को और मजबूत करना है। तो यहाँ के लोगों को समझ गए कि ये लोग निठल्ले हैं, समझो इनको बस इनका तो अपना ही खाली झूठी शान में जीना है, मैं फलाना, मैं ढिमका। ये जो कॉन्सेप्ट होता है, मैं राजपूत, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं फलाना, मैं ढिमका, इससे कुछ नहीं हुआ। उसमें कुछ लोग बलि के बकरे होते गए। अब ये वर्ण लेटर वैदिक पीरियड ने देश को चौपट किया और लोग दूसरे पर आरोप लगाते हैं।
तो एजुकेशन आपको खोलती है आपके दिमाग को, आप बारीकी, आज भी वही चीजें हैं, जो जाति नहीं, धर्म है जो मिटती नहीं। और प्राचीन काल में स्टोन एज जब पढ़ोगे तो आपको हंसी आएगा कि कौन सी प्रजाति के मानव हैं कि जो इतना पुरानी चीजों के एक साथ बैठ के झुंड में कच्चे मांस खाएं, फिर पका के खाएं। आज चलो वेश वगैरह बन गए, बुद्धि बढ़ गई, लेकिन फिर भी जाति में बैठे। ये चीजें आपको इसीलिए एजुकेशन पूछना चाहता। प्राचीन काल भारत जो चिल्लाते नहीं, हमारे देश में बहुत पहले एजुकेशन ने सिस्टम दे दिया, नासा ने बोला था, नासा वसा कुछ नहीं बोला, पहले भारत में सब कुछ हुआ। लेकिन किसने किया? मुनि लोग थे, ऋषि शब्द नहीं था, मुनि लोग बैठ करके आत्मचिंतन ध्यान करते थे। जैसे अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, तो क्या यही पहले लोग प्रैक्टिस करते थे। आज की तरह पहले के लोगों के पास जो भी समय होता था वो डिबेट करते थे, बात में एक दूसरे से डिस्कशन करते थे, तो नई चीजें उसमें डेवलप, सोचने समझने की ताकत बढ़ती थी। और जब से किसी के ऊपर एक रिलीजन, एक धर्म थोप दो, तो सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाता है, वो लकीर का फकीर हो जाता है, क्योंकि वो बेसिक आधार बना लिया है, यही धर्म है ये जो रोजी रोटी देगा। दोस्तों, धर्म कभी रोजी रोटी नहीं देता, रोजी रोटी आपका अपना सोचने समझने, साइंटिफिक और लॉजिक देगा। ठीक है, तो हमें एंसेंट एजुकेशन ये चीज, प्री एजुकेशन, जब अंग्रेज आए भारत में, उन्होंने अपना नया कॉन्सेप्ट दिया। 1813 में चार्टर्ड एक्ट लेके आए। उस एक्ट के अधीन क्या किए, भारत में वो चाहते थे भाई यहाँ के लोगों से हमें काम निकालना है, तो बोले आप लोग अंग्रेजी पढ़े। उसमें 1 लाख रुपया खर्च करते थे। भाई उस समय 1 लाख बहुत बड़ी चीज है, आज के समय में बोलो समझो 1 अरब की बात, इतना पैसा वो खर्च करते थे। वो खर्च इसीलिए किए कि लोग पढ़ लिख के सूट बूट पहने, टाई लगाए, जूता पहने, सब कुछ। आज भी अब कोई कहते हैं ना हम हिंदुस्तानी हो पाए, ना एक प्रकार से अंग्रेज, मतलब एक प्रकार से ना तो आप भारतीय हो पाए और ना ही आप ब्रिटेन को हो पाए, अंग्रेज हो पाए। बीच में पता नहीं आप कहां पर जा रहे हैं, ना आप शुद्ध हिंदी बोल पा रहे हैं, ना शुद्ध अंग्रेजी बोल पा रहे हैं। शादियां एक बार करेंगे जयमाल से, फिर करते सिंदूरदान मंडप में, पता नहीं क्या नौटंकिया है। तो वो कहने का मतलब ये था, प्री एजुकेशन गवर्नमेंट अंग्रेजों का था, जिसमें आप पढ़ेंगे चार्टर्ड एक्ट क्या था, वुड डिस्पैच क्या था, ये उनका बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो आपने प्री एजुकेशन जो अंग्रेजों के द्वारा 1813 में लाया गया। 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ, भारत अपनी खुद की एजुकेशन पॉलिसी बनाती है। कोठारी कमीशन, राधाकृष्णन कमेटी, ये सारी चीजें आना होगा। जिसमें राधाकृष्णन क्या था, आपका यूनिवर्सिटी पे फोकस होता था। कोठारी कमीशन जो होती थी आपका 12th क्लास तक की बातों करती थी। फिर और आगे संशोधन 1980, 1990, उसके बाद 2000, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान, उसके बाद 2020 आजकल नया एजुकेशन पॉलिसी आ गया। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मतलब क्या था, भाई अपडेट होते रहना चाहिए समय के हिसाब से। अगर आप भी अपने समय के हिसाब से अपडेट नहीं होंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। अब जो व्यक्ति कभी इंटरनेट ना देखा हो, बड़ा शहर नहीं देखा हो, कभी लिफ्ट में ना बैठा हो, तो उसको लगेगा कि ये नया चीज क्या है। और जो रोज उसी पे जी रहा हो, देख रहा हो, उसके लिए कुछ नहीं लगेगा। गांव का कोई व्यक्ति है, गांव में रह चुका हो, मान लो मोबाइल चलाता तो है, लेकिन बी प्रैक्टिकल कभी वो चीजें नहीं देखा होगा, उसको अजीब से लगेगा कि मेट्रो में सफर कैसे किया जाता है। वो डर जाएगा जब अचानक से दरवाजा खुला होता है फिर बंद होता है। तो ये क्या है, अपडेट होना। तो 1947 के बाद भारत में अपनी एजुकेशन को अपडेट किया गया, राधाकृष्णन कमेटी लाया गया, यूनिवर्सिटी पुराने जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, जिसमें मद्रास था और मुंबई था, कोलकाता। पोस्ट एजुकेशन वही है आपका कोठारी कमीशन, राधाकृष्णन कमेटी, बस ये खत्म। ये प्राचीन की बात करें, इतिहास की। उसके बाद ये जो आपका था गुरुकुल एजुकेशन, ये क्या था? इसमें दोस्तों ब्राह्मण सिस्टम था, उनकी बात होती, जिसमें आप ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और लेटर वैदिक पीरियड पढ़ता। प्री ऋग्वेदिक पीरियड में 4 वेद आप पढ़ते, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यहाँ पर गुरुकुल सिस्टम चलता था। इसमें अलग अलग तरीके से आपका मुंडन कराना, कुंडल पहनाना, बोलते थे भाई 25 तक आपको शिक्षा लेना है, 25 के ऊपर आपको गृहस्थ जीना है, फिर उसके बाद सन्यासी जीना है। ये अपना एक कॉन्सेप्ट बना रखे थे, लेकिन ये किसी कट कॉपी पेस्ट ही है दोस्तों। क्योंकि अगर गुरुकुल इतना ज्यादा एजुकेशन के लिए ज्यादा आगे था, तो झोपड़ी में क्यों रहे? वो क्यों नहीं कोई अपना यूनिवर्सिटी बनाए? यूनिवर्सिटी पता चला आपको 2500-3000 साल पुरानी चीजें दिखती है। और गुरुकुल कहते हैं, भाई गुरुकुल ऐसा कौन सी चीज थी जो अचानक से पानी की भाप की तरह उड़ गई? एक कट कॉपी पेस्ट है, ठीक है।
इसलिए इतिहास बहुत घालमेल है, वैदिक घालमेल। कभी आप एक बुक है जाके पढ़िएगा, वैदिक घालमेल। आपके इतने वर्ड को चेंज किया गया, आपके वर्ड के साथ इतना खेला गया है, आपको इतना कंफ्यूज कर दिया गया है। आप कभी भी देखिए, पढ़ाई मतलब दोस्त थोड़ा एडवांस चीज इसलिए बोलता हूँ, काफी बुक लाके पढ़ना। अगर पढ़ने के बाद फिर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जितना दिल्ली है, कोलकाता है, आप जाके एक बार देखिएगा, वहां पर सारी सबूत आपके आंखों के सामने दिखेगा, ये क्या था और किसको क्या बना दिया गया। आपको रामायण महाभारत जो आप काल्पनिक चीजों में अटके पड़े रहते हो, आपको भी प्रैक्टिकल समझ में आएगी है क्या चीजें, और क्या हमें दिखा के हमारे दिमाग में ठूसा गया है। बहुत कुछ चीजें अभी बहुत से लोग नहीं जानते, तो बेचारा अपना इतिहास क्या लिखेंगे, क्या जानेंगे। और इतिहास सभी का कुछ नहीं है, सबका इतिहास करुणा और दया प्रेम पे ही टिका है। और जिस दिन ये पूरा खत्म हुआ, आप देखिए, कभी रूस, कभी यूक्रेन पे वार कर रहा है, यूक्रेन रूस पे वार कर रहा है, और कभी आपका बांग्लादेश में गृह युद्ध चल रहा है, कभी पाकिस्तान में कुछ ना कुछ चलता रहता, आतंकवादी हमला ये सब होता रहता है, कभी आपका इजराइल और फिलिस्तीन का वार चल रहा है। ऐसा कौन सा चीज मानव प्राप्त करना चाह रहा है? ऐसा किस मानो ही ना हो, सपोज आपके आसपास पड़ोसी सब लोग डेड हो जाए, आप अकेले कौन सा तीर मार दोगे भाई? पड़ोसी आपके हैं तभी तुमको आप मोबाइल या घड़ी या गाड़ी दिखा रहे हो, बिल्डिंग। अब पड़ोसी ना रहेगा तो आप चाहे 50 मंजिला बना लो, किस काम का? आप सिर्फ दिखाने पे जी रहे हो, और वही दिखावा एक साम्राज्य बना रहे हो, मैं बहुत कुछ हूं, कुछ नहीं हो, खत्म हो। आपने कभी अपने आप पे विजय जीत तक नहीं पाओगे, अपनी इंद्रियों पे विजय नहीं पाओगे, कभी कुछ नहीं होगा, चाहे कोई कितना भी आए। तो ये जो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम में था, इसमें पढ़ाते थे आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये क्या था? ऋग्वेद मतलब होता बेसिक जो मंत्रों की बात होती थी, उच्चारण किया जाता था। लेकिन मंत्रों के पीछे रीजन क्या था? मंत्र में जैसे बोलते हैं, आपने कभी सुना है अष्ट सिद्धि निधि के दाता, अस्वर दिन जानकी माता, ये सब क्या है? कभी आपने पढ़ा जयहनुमान ज्ञान गुण सागर? उस शब्दों को पकड़िए, उसमें कितना हेर फेर। अष्ट मीन्स होता था, ये बुद्धिज्म कॉन्सेप्ट था, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। अष्ट मीन्स अष्टम मार्ग, अष्टम मार्ग मीन्स आप कभी जाके आज सर्च मारना अष्टम मार्ग क्या है। कभी जो बुद्धिज्म में चक्र होता था, अष्टम की बात है। बुद्धिज्म मतलब मैं नहीं कह रहा बुद्ध की तरफ, उनको समझो वो क्या कहते थे भाई। अगर दुख है तो दुख का कारण है तो निवारण है, ये सारी चीजें क्या है? उसी में सब कुछ आपका अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता शब्द ने खुद बोला। अब उसको लोग अलग तरीके से, संस्कृत तरीके से उसको पाली और प्राकृत को मिला करके संस्कृत बना दिए, और ऊपर कोई अपना बोल दे मैंने लिखा, ये मेरा चीज है, तुम्हारा कैसे? लेकिन उन्हीं से पूछो, ये जो शब्द है कट कॉपी पेस्ट है, उठा के मेल मर्ज कर दिए हो, कहीं तो दाता कहीं तो पिता, उठा के उल्टा सीधा जोड़ दिए, और जब पूछो उसमें लॉजिक तो कभी नहीं बता पाएंगे। तो बहुत कुछ चीजें हाइड है, छुपाया गया है। और अगर आपको आगे कुछ और बढ़ना है, कुछ और अपने माइंड को डेवलप करना है, लोगों को समझना है, जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपके अंदर एक पीसफुल शांति नहीं आएगा। तो यहां पर गुरुकुल एजुकेशन में वही ऋग्वेद मंत्र पढ़ना, जो भी मैंने बोला। मंत्र क्या होता था? मंत्र एक बेसिक बड़ी सी चीज को छोटी कर देता था, जो आपको उसमें कोडिंग तरीके से चीजों, एक ज्ञान की बात कही जाती थी। मंत्र मतलब आपके मन की जो आपके विचार है, थॉट को कैसे खोला जाए, समझाया जाए, ये चीजें होती थी। ना तो उसको रट्टा मार के भगवान को प्रकट करना होता था। एक ब्रेन है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड। साइंस आज अभी आप जब बीमार हो तो दवा खाते हो, कुछ होता है फीवर होता दवा खाते हो, लेकिन वो बॉडी को, सेल को समझा, उसी हिसाब से दवा बना। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। कभी कोई नहीं सोचता था कि आप यहाँ बैठोगे, आपके पिताजी अमेरिका में बैठेंगे, वीडियो कॉल बात करोगे, कभी कोई सोचता था? लेकिन ये आपको साइंस और तार्किक चीजों ने तो डेवलप किया। तो ऋग्वेद में मंत्र आया, उसी मंत्र को सामवेद में उसको गायन किया गया, सामवेद में गायन किया गया, ढोल मजीरा के साथ बजाया गया, उस मंत्र को उच्चारण किया गया। ऋग्वेद, उसके बाद एक होता है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद में उसी मंत्रों को क्या किया गया, आपने ध्यान से देखिएगा, प्रोज और पोट्री में लिखा गया। जैसे कभी पोएम पढ़ते होंगे, पोएम कविता, विमल इंद की विशाल किरणें खेल रही थी जल थल में, आनंदित तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रहे। ये जो आपको पोएम पढ़ते होंगे कभी, बेसिक चीजें ये क्या बताती हैं? किसमें सोठा, किसमें छंद है, किसमें गुरु है, किसमें लघु है, ये बहुत देखिए, अगर दोस्तों बहुत डीपली जाएंगे बहुत कुछ चीजें हो जाती हैं। तो ये सब क्या है?
आपका यजुर्वेद क्या कह रहा है, प्रोज और पोट्री के माध्यम से इसको लिखा गया। फिर पढ़ेंगे इसी में, अगले जाएंगे छायावादी कवि कौन है, प्राकृतिकवादी कवि कौन है, साहित्यवादी कवि कौन है। आपको बहुत कुछ चीजें कहते हैं, जितना डूबोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। लोग कहते हैं कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन आपको अपने, अगर आपको कुछ एक क्यूरियोसिटी है, कुछ जानकारी बढ़ाना, तो पढ़ना पड़ेगा, किताब पढ़ना पड़ेगा, ना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कोई कुछ भी बोल दिया आप लाके पढ़ लिए। मैं जितना वर्ड बोलता हूँ इसको जाके सर्च करिएगा, पढ़िएगा किताब लाके, क्योंकि मैं दोस्तों पहले किताब पढ़ता हूँ तब बताता हूँ। या कोई मैं विकिपीडिया बना के नहीं डाला हूँ, या कोई पीपीटी बना के, मैं वही चीज़ बोलता हूँ जो मेरे दिमाग में, जो मैं पढ़ता हूँ। अब बात करते ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सामवेद, और उसके बाद लास्ट में आता है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद मीन्स क्या होता है, जिसमें आपका जादू है, टोना है, मेडिसिन है, ट्रेड है, इनकी बात करता है। ये आपका क्वेश्चन पूछ भी सकता है, मैचिंग करने का भी आ सकता है। ऋग्वेद किस चीज का उच्चारण है, मंत्रों का। यजुर्वेद में क्या गया, उस मंत्र प्रोज और पोट्री में लिखा गया। आप कभी भी देखते होंगे कहते हैं छंद, दोहा, सोरठा, लघु, गुरु, ये सब क्या है, हिंदी पढ़ने वालों के लिए काफी चीजें हेल्प करती है। फिर उसके बाद आप पढ़ते हैंगे सामवेद, संगीत के माध्यम से लिखा गया। जैसे कोई मंत्र आप नहीं होता, ओम भूर्भुवः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि धियो युनः प्रचोदयात्। जिस प्रकार से आप ये मंत्रों का प्रोनाउंसिएशन करते हैं कि एक ध्वनि, एक छंद करते हैं, और उसी हिसाब से आप एक म्यूजिक बजाते हैं, संगीत आपका लय लेते हैं, बजाते हैं, ये होता सामवेद। अथर्ववेद जिसमें जादू है, टोना है, भयंबर है, दुनिया भर का नौटंकी चल रहा, नींबू काट के चौराहे फेंक दो, लोगों लगे भूत उतर गए, अंधविश्वास इसमें आ गया, पाखंडवाद आ गया, मेडिसिन आ गया, डॉक्टरी भी चल रहा है, ट्रेड चल रहा है, कृषि चल रहा है। किससे जुड़ा आपका अथर्ववेद। तो चार ये भी वेद है, लाके कभी पढ़िएगा, बहुत कुछ चीजें इसमें, बहुत कुछ चीजें मिक्सचर है, अच्छी हैं, बुरी हैं, सब कुछ है, दोनों है। अब अगले बात हम करते हैं लेटर वैदिक पीरियड, इसी गुरुकुल में से। लेटर वैदिक पीरियड क्या होता था, जिसमें वर्ण सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इस सिस्टम में क्या किया, लोगों को बांट दिया, बांटा ठीक। अब लोग अपना अपना विचार देते, बट ये चीजें मुझे ठीक इसलिए नहीं लगा। जो आज भी कहते हैं कि मुगल कैसे भारत में आ गए, अंग्रेज कैसे आ गए, तो ये लेटर वैदिक पीरियड नहीं काम किया। कैसे काम किया, कुछ लोग कहेंगे जब बुद्धिज्म इतना ताकतवर था, कमजोर कैसे हो गया। अरे भाई, कलिंग का युद्ध हुआ, कलिंग पे जब अशोक कहते हैं कि काफी उस वक्त जब युद्ध किए, तो उन्होंने, उनको अंदर से लगा कि मैं इनको मार तो दिया, उनको 2-3 दिन बेचैनी रही। बाद में उनके एक भाई था, उनसे जाके पूछते हैं कि ये मेरे समझ में, मैंने जो कांड किया मेरे संतुष्टि नहीं हुई। कभी आपसे कोई ऐसी आकस्मिक कोई घटना हो जाए, आपके साथ हादसा हो जाए, आपने कभी किसी गुस्से में थप्पड़ मार दो और दूसरा हाथ ना उठाए, तो आपके अंदर क्या लगेगा, यार मैं कितना बेकार इंसान हूं, मैंने उसको गाली दिया, उसको मार दिया, उसने जवाब तक नहीं दिया। तो उनके अंदर एक कहते हैं हृदय परिवर्तन हो गया। यही सुन के अंदर जब हृदय परिवर्तन हुआ, तो उन्होंने लगा कि नहीं, मानव ही मानव में भाईचारा होगा और तभी समाज आगे बढ़ेगा। तो बुद्धिज्म को अपना लेते हैं। और बुद्ध पहले इस चीज को बोल दिया कि अगर दुनिया को रखना है, जो पृथ्वी पे लोग बचे हैं, जब तक करुणा, दया, प्रेम नहीं होगा, तब तक ये दुनिया, अगर ये सब खत्म हो गया, आज देखो पूरा खत्म नहीं हो गया, शादियां होती हैं 1 साल 6 महीना चल जाए, बड़ी अच्छी बात है, तुरंत आपके डिवोर्स हो रहा है, क्योंकि आपकी शादियां होती है कंप्रोमाइज, आपकी शादियां होती है कॉन्ट्रैक्ट बेस, आपकी शादियां होती है उम्र देख करके, आपकी अट्रैक्टिव, आपका चेहरा देख करके। कभी आपकी सीरत नहीं देखेंगे, आपका कैरेक्टर, आपकी नेचर नहीं देखेंगे, बस पैसा देखा जा रहा है, चेहरा देखा जा रहा है, और आप सरकारी नौकरी में हो कि नहीं हो, आप ये सब देखते हैं, डेंटिंग पेंटिंग देखा जा रहा है। तो भाई जब तक है, जब तक आपका जेब गर्म है, तब तक सब दुनिया नरम है। जहां जेब हुआ खाली, तो लोग बजाएंगे ताली। ये चीजें आपका चलता रहेगा। जैसे चीजें खत्म हो, छोड़ देंगे, जानू वानू निकल जाए। ये बहुत कुछ चीजें बारीकी समझो, इतिहास में क्या क्या चीज छुपी है। तो यहां से क्या होता आपका लेटर वैदिक पीरियड में, जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ब्राह्मण ने क्या ज्ञान देना शुरू कर दिया। क्षत्रिय को बोला गया तुम बॉर्डर पे सुरक्षा अपना करोगे, जो भी है। वैश्य को बोला गया तुम व्यापार करोगे, और शूद्र जिनकी संख्या ज्यादा 60% को बोला क्या गया तुम तीनों की सेवा करोगे। लेकिन यही से जो आप पूछेंगे भाई कैसे ये आपका ब्राह्मण सिस्टम कॉन्सेप्ट कैसे आया, एक कॉन्सेप्ट तब आया
जब आपका बुद्धिज्म डिक्लाइन हुआ, लेकिन डिक्लाइन कैसे हुआ, इनमें भी कई ब्रांच देखिए, हीनयान, महायान, नवयान, वज्रयान। हीनयान क्या बोलता था, आगे भी बताते हैं इसी में। हीनयान क्या कहता था कि अगर मैं कोई चीज बोल रहा हूं, अगर मेरी बातें गलत है तो मुझ पर डिबेट करो, कमेंट करो, सारी चीज टॉपिक ठीक नहीं आपने बोला, तो मैं उसको बोलूंगा ठीक है ये चीज नहीं है, लो सबूत लो और ये चीजें हैं इसको पढ़ के देख लो। मैं बोलूंगा आप जाइए आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में चीज सर्च करके देख लो, भी प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो क्या होता था, बुद्धिज्म जो कॉन्सेप्ट था, तो वो लोग पहले करुणा और दया पे जीने लग गए। बाद में दूसरा जब व्यक्ति मध्य एशिया से आर्य, लेकिन आर्य शब्द यही की है, आप जो लोग बोलते आर्य लोग, आर्य और जिसको बोलते बमड़, बमड़ से ब्राह्मण बना, छत्रा से क्षत्रिय बना, बहुत कुछ चीजें यहाँ कट कॉपी पेस्ट उसका अमेंडमेंट किया गया। बस यहां पर जो लोग आए यही चीजें उठाया और अपने सर पे लेके बैठ गए। अब क्या होता है कि जब भारत में आर्य लोग जिनको है आने, यहाँ चीजों को समझे, लगा यहाँ के लोग बड़े दानवीर, यहाँ के लोग बड़े करुणामयी जीते हैं। अब चोर आदमी लुटेरे दिमाग में ही बैठा है, भैया मुझे सत्ता लेना है, तो पहले क्या करेगा, आपके गुरुकुल में घुसेगा, अर्थात गुरुकुल मीन्स आपका यूनिवर्सिटी में घुसा, वहां पर एंट्री लिया, प्रवेश किया, पढ़ाई किया, समझ गया, तो पहले मेन राजा को पकड़ेगा, कैपिटल पे हमला किया। धीरे धीरे जब उन लोग कब्जा किया, दो लोग में भिड़वाया, आपस में सत्ता हासिल किया, तो अपना वेद बैठ के लिखना शुरू किया, कट कॉपी पेस्ट बोला। जो कल तक आदमी चूहा मार के खा रहा है, गाय मार के खा रहा है, वो अपने आप को बड़ा उच्च पद पे बैठ गया। जो बेचारा दिन रात करुणामय जीवन जिया, वो दूसरे घर में झाड़ू मार रहा है, टट्टी पिसाब उठा रहा है, उसको ऐसी हालात तक कर दिए। इतिहास बहुत तो दबाई गई दोस्तों, सिर्फ यूजीसी नेट की तैयारी नहीं है, इसके भी आगे जिनका हिस्ट्री टॉपिक होगा खुद पढ़ेंगे, एक बार सोचिए, मैं काफी चीजें बता रहा हूँ आपको। तो ये जो आपका लेटर वैदिक पीरियड, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चीजें भारत को कमजोर किया। आवाज भी ये चीजें आपका मनुस्मृति पढ़िएगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लोग कहेंगे मनुस्मृति अच्छी है, अच्छी कुछ नहीं, गोबर गणेश महिलाओं के बारे में बहुत उल्टी चीजें लिखा है, और यहाँ की जातियों के बारे में गढ़ दिया। आप कभी पढ़िएगा, 2 4 10 पेज पढ़ोगे ना, तब समझ में आएगा। इस चीज को तो मैं खुद बोलता हूँ कि भाई पढ़ने के बाद दोस्तों देखिए, और जो लोग अपने आप को शूद्र और अंतज है, ये महान थे, महान है, महान रहेंगे। अपना इतिहास जानो, पढ़ो, भले मेरा कोई वीडियो डिलीट करवा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि ये दोस्तों इतिहास, आज जो लोग लठ बाजार बिहार में, इससे तकलीफ होता है। उन्हीं के गरीब के बच्चे हैं, चाहे जो भी है, जो रोजी रोटी के लिए निकले घर से। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक बात करते, छोड़िए इन टॉपिक में, इसमें बहुत मूड खराब होता है इतिहास पढ़ के। अब बात करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी आप जब पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, पॉलिसी क्या है, गुड गवर्नेंस क्या है, इसको समझो। पॉलिटी में आपको पूछेगा टोटल कितने आर्टिकल हैं, कितने शेड्यूल, कितने शेड्यूल हैं, और कितने पार्ट हैं, और एक एक चीज के यहां से पूछ सकता है। पॉलिटी में यही चीज आपका आएगा। जैसे टोटल आपके पहले 8 शेड्यूल थे, बाद में उसको 12 बना दिया गया, 8 शेड्यूल फिर 12, फिर उसके बाद 12 आर्टिकल 395 थे, अब 450 हो गए। पार्ट पहले 22 थे, अब 25 हो गए। अब उसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना होता पॉलिटी सब्जेक्ट में, बेसिक आप पढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट क्या है, कैसे भारत का संविधान कैसे विकास किया गया 1773 से लेकर 1858 तक, अर्थात 1773 से टू एंड 1858 तक, एंड नाउ 1858 टू एज ए 1947, as a 1935, 1935 is 1947, and 1947 and 1959 and 1959 too as a 1950 अर्थात 1773 से लेकर के 1858 से लेकर के 1935 से लेकर के आपका 1947, 1950, जब तक आपके देश में संविधान लागू नहीं हुआ। ये चीज पढ़ोगे, ये बेसिक आपको होता है हिस्ट्री बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक, अब 1773, 1858 ये चीजें थोड़ा सा मैं हिस्ट्री बता देता हूँ, पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आती है तो बहुत से एक्ट बनाती है। रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, पीट्स इंडिया एक्ट क्या है, ये जो एक्ट आप पढ़ते हैं 1773, 1740, 1786, 1888, बेसिक चीजें क्या था, ये कॉन्सेप्ट क्या देता था। अंग्रेज लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसी थी जो एक ट्रेड करने आई थी, और धीरे धीरे दिल्ली,
जो आपका दिल्ली है, अवध है, बंगाल है, तीनों पे वो कब्जा करता है। सपोज करिए एक कोई व्यक्ति है और किसी के घर के 3 लोग उसको मारने जा रहे हैं। एक अकेला व्यक्ति है, जूडो कराटा मार्शल आर्ट कलर्ची सब सीख के बैठा है। अब 3 लोग लठ लेके गए मारने, अचानक 2 मिनट में मार के तीनों गिरा दिया और उसके बाद तीनों लोग के घर पे कब्जा कर लिया। बस यही हाल हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी को हराने के लिए मुगल, दिल्ली के, अवध के नवाब और आपके बंगाल के नवाब, तीनों लोगों ने हमला किया। तीनों लोग को अच्छा खासा गुलाम बनाया और वहीं से गुलाम बनाया। इसीलिए इसके पीछे आप कभी देखते होंगे यूपी और बिहार के लोग ज्यादातर यूपीएससी में तैयारी करने आते हैं। क्यों? अंग्रेज सबसे ज्यादा यहाँ शासन किए। अब अंग्रेजों का पहनावा देखना, अंग्रेजी जैसे बातें करना, टेबल पे खाना खाना, और गवर्नेंस जो बनते थे, गवर्नर को बोलते थे कलेक्टर। कलेक्टर मीन्स होता है रेवेन्यू कलेक्ट करना। इसीलिए वहाँ यूपी बिहार में सबसे ज्यादा, यूपी पूर्वांचल और इधर बिहार में लोग बोलते बड़का गवर्नर बने हो। गवर्नर से कलेक्टर, कलेक्टर मीन्स रेवेन्यू, जो पैसा कलेक्ट करता था। ये शब्द वहां से निकला। पहले इसका नाम था आईसीएस, बाद में इसको बना सिविल सर्विस, जिसको बोलते हैं यूपीएससी, आज का जो नाम भारत में दे दिए गए। आईसीएस नाम पुराना था। पहले लोग को आपको ब्रिटेन, जर्मनी, वहां ब्रिटेन में जाके पेपर वगैरह इंटरव्यू होता था। अब तो सब कुछ भारत में, और जो कि यूपीएससी बेसिक आधार देने वाले आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो हमें इतिहास जब भी पढ़ो तो हर एक पॉइंट पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आती 1773 में अपना एक्ट बनाती गई, लेकिन 1857 की क्रांति होती है। उस क्रांति की वजह से क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी काफी बिखर गई, कमजोर पड़ गई। तो जो शासन ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चलाती थी, तो उसके बाद जो ब्रिटेन में बैठे क्राउन का जो ताज था, ब्रिटेन से जो लोग चलाते शासन, तो वहां से वो शासन चलना डायरेक्ट इंडिया पे हो गया। तो भारत में जो भी गवर्नर आता, उसका मेन मोटिव होता है यहाँ से पैसा वसूलना और ब्रिटेन में ले जाना। ये चीजें होने लगे। 1857 की क्रांति से इससे लगा कि भारत के लोग जागरूकता आ गई है और ये लोग कुछ ना कुछ तो कर बैठेंगे और जरूर लड़ेंगे। और भारत में ही कुछ चिलगोजे लोग टाइप थे जो अंग्रेजों का साथ दिए, और कुछ लोग ऐसे थे जो अंग्रेजों के खिलाफ थे। कुछ लोग अपनी मातृभूमि बचाने के लगे थे, कुछ लोग अपना पेट भरने के लिए लगे थे। तो उससे पहले जब अंग्रेज लोग, जब यहाँ से क्या होता, चलो आपका 1858 की तब एक एक्ट बनता, अधिनियम 1858-1935 के बीच क्या हुआ, अंग्रेज दबा के नए नए कानून बनाते गए। कभी जलियांवाला हत्याकांड हो रहा, 1919 रोलेक्ट एक्ट, एक ऐसा कानून था बिना कानून, बिना दलील, बिना सुनवाई पे आपको एक्शन ले लेते थे। जलियांवाला हत्याकांड हुआ, जनरल डायर ने गोली चलवाया, उधम सिंह ने उसका बदला लेने के लिए ब्रिटेन गए। इस साल 1905 बंग भंग विभाजन हुआ, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, 1911 खुदीराम बोस को फांसी दिया गया। इस साल 1911 में जनगण मन अधिनायक जय है, आपका देखते होंगे राष्ट्रगान लिखा गया। और उस जनगण मन अधिनायक को आप पढ़ेंगे तो बड़ा अजीब लगेगा। हम अंग्रेजों के तारीफ में लिख रहे जनगण मन अधिनायक, हमारा हे हमारे जन के नायक, हम आपके अधीन हैं। जनगण मन अधिनायक, आप हमारे अधिनायक हो, भारत के भाग्य तुम ही हो, हे मेरे विधाता हो। ऐसे ऐसे लोग उनके चापलूसी में चीजें लिख रहे हैं। इतिहास को जब कभी आप बारीकी से पढ़ेंगे आपको हंसी आएगा, क्योंकि लोगों का आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बना दिया और सोचने समझने की ताकत खत्म हो। इसलिए प्रोफेसर बनो, आपकी दिमाग खुलेगी जब आप थीसिस लिखोगे, रिसर्च लिखोगे। तो ये चीजें यहाँ से क्या हुआ, फिर उसके बाद अंग्रेज ने खूब एजुकेशन बेसिक सिस्टम यहाँ से बनाया प्राचीन काल में। तो यहाँ से संविधान का बेसिक अगर देखा जाए तो आपको 1949 में संविधान बनता है, तो यह 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा, जिसमें आपका 395 आर्टिकल थे और 8 अनुसूचियां थी, और बाद में उसको और अमेंडमेंट किया गया। तो आपने देखते होंगे उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या है, संवैधानिक निकाय क्या है, गैर संवैधानिक निकाय क्या है, डीपीएसपी क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी क्या है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, आप पूरा लिखा। उसके बाद प्रियम्बल क्या है, नेक्स्ट टॉपिक। उसके बाद इसमें आप पढ़ते होंगे लेजिस्लेटिव क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, जुडिशरी क्या है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आपका पॉलिटी। इसीलिए मैंने कहा पॉलिटी जब आपको पढ़ना है तो बहुत बड़ा अपने आप में एक चैप्टर है दोस्तों। लक्ष्मीकांत बुक लाओ, घर बैठ के पढ़ो। तो उसमें हमें मेन पॉइंट पढ़ना है, कौन सा एजुकेशन का आर्टिकल है,
कौन सा हमारे राइट की बात कर रहा है, कौन हमारे ड्यूटीज की बात कर रहा है, कौन डीपीएसपी की बात कर रहा है, पंचायत सिस्टम कौन सी बात कर रहा है, बलवंत मेहता क्या है, अशोक मेहता क्या है, सिंघवी कमेटी क्या है, इसके भी बारे में पढ़ना है। नगर पालिका जो चुनाव होता है ये कौन सी आर्टिकल में रखा गया, कौन सी अनुसूची में आता है, तो आपको मेन मेन पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार मैं पहले अनुसूची बताता हूं और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल के बेसिक सोर्स बताऊंगा। दोस्तों टोटल इसमें 8 थे, अब इसको 12 कर दिया गया। 12 अनुसूचियां सुन लो एक एक। पहला होता था किसी भी राज्य के सीमा या क्षेत्र की बात करता था। भारत के पहले राज्यों के जो स्टेट है या बाउंड्रीज उसकी बात करता था। क्यों? क्योंकि ऐसा बनाया गया, जो भारत का एक संविधान बनाया गया तो उसमें अब संप्रभु, हम किसी के अधीन नहीं है और ना हम पंथ निरपेक्ष, हम किसी धर्म को लेकर के बात नहीं करें। सबका अधिकार है जीने का, रहने का, मिल के रह, जिसमें बात होती इक्वालिटी, फर्टिलिटी एंड जस्टिस की बात होती थी। वी द पीपल हम बात करते थे। तो ऐसे शुरुआत पहले आपकी आर्टिकल आती है जिसमें आपका राज्य की सीमाओं की बात होती है। अगर किसी दूसरे देश की कोई राज्य हमारे में शामिल होना चाहता हम शामिल कर लेंगे। तो राज्य की सीमा और बाहरी राज्य कोई अगर क्षेत्र आना चाहता तो वेलकम, ये चीज था। दूसरा होता था आपका वेतन की बात करते थे। वेतन मतलब कितना सैलरी मिलेगा। तीसरा कहते थे भैया शपथ लेने की बात होती, ओथ लेते थे। जब आप सीएम बनोगे, पीएम बनोगे, आईएएस बनोगे, पीसीएस, कोई भी किसी डिपार्टमेंट में जाओगे तो आपको ओथ लेना पड़ेगा। हम भारत को एतद हो करके मैं इसका निष्ठापूर्वक, न्यायपूर्वक, बंधुता, करुणा, दया, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, बना के रखूंगा, अछूड़ करूंगा। इतनी शुद्ध हिंदी बोलेंगे, बाद में सब उल्टा पुल्टा करते हैं। तो आप कस्में खाते हैं। कस्में खाने के बाद चौथे में आपका आता राज्यों का सीटों का आवंटन की बात करते हैं। स्टेट का बेसिक कितने सीटें अलॉटमेंट किया जाए, जैसे यूपी में कितना लोकसभा में होना चाहिए, कितना राज्यसभा की सीटें होना चाहिए, कितना विधानसभा का होना, कितना विधान परिषद का होना चाहिए, ये किस बेस पे होना चाहिए, जनसंख्या के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। इसीलिए कभी लोग कहते हैं यूपी में इतना क्यों सीटें हैं। भैया यूपी में इसीलिए 75 डिस्ट्रिक्ट है, और बनाना चाहो तो और भी 80 डिस्ट्रिक्ट बन जाए, क्योंकि हर साल जनसंख्या बढ़ ही रहा है। हर साल एक ऑस्ट्रेलिया का जन्म दिया जा रहा है। अमेरिका की अगर 36 करोड़ आबादी है तो यूपी की 30 करोड़ आबादी हो गई है। अभी जनगणना तो हुआ नहीं है, सोचो। तो उसी हिसाब से आपका लोकसभा, राज्यसभा की सीटें आवंटित किया जाता। आवंटित मतलब अलॉटमेंट किया जाता, बताया जाता, इतना है बस। पांचवी आपकी अनुसूची आती है जिसमें राज्यों में अनुसूचित जाति जनजातियों के बेसिक उनके बारे में प्रशासनिक एक सुरक्षा मुहैया प्रोवाइड की गई है। किसी को जातिगत लेकर के आप नाम से सूचित नहीं करेंगे, एक कानूनन अपराध है, उनका भी डिग्निटी, उनका भी सम्मान करो, इसकी बात कही गई है। छठी अनुसूची आपकी आती है 6th अनुसूची आपका, जिसमें बहुत बात करते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ऐसे कुछ राज्यों में जो आपके देखते होंगे। मणिपुर में आजकल बहुत ज्यादा कुकी और हेती में वो बहुत ज्यादा मतलब फाइट चल रहा है। इसके पीछे 18वीं शताब्दी का बेसिक वहां जहर का बीज बोया हुआ है। तो क्या है वहां पर जो आजकल देखते जनजातियों को लेकर के था, कानून बनाया गया, अनुसूची 6 में डाला गया। अनुसूची 6 में यही है कि भाई इनकी जमीन कोई नहीं ले सकता। जल जंगल जमीन की बात करते हैं, कोई व्यक्ति इनकी जमीन नहीं ले सकता। एक अनुसूचित जनजाति का, अनुसूचित जनजाति दूसरी जमीन खरीद सकता है। यही कॉन्सेप्ट है। आप देखते हो कि जो मणिपुर में बीच में रहने वाले लोग हैं और जो चारों तरफ रहने वाले हैं, वो एक प्रकार से जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था तो वो लोग ज्यादातर एसटी जो लोग कम्युनिटी थे वो सबसे ज्यादा इंग्लिश, आप अंग्रेजी मीडियम पढ़ाई की, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, जागरूक भी हो गए, लेकिन वो अपना लगाते एसटी में। और जो आपके मिड पॉइंट में रहने वाले हैं, कुकी हैती है, वो क्या करते हैं, वो कृष्ण को मानने वाले हिंदुज्म धर्म से बिलोंग करते थे, इसलिए वहां पर दो बेसिक कंट्रोवर्सी चलता है। वो बोलते नहीं हमारी आबादी बढ़ी हुई, हमें भी जमीन दो, बोले क्यों दे, यही लड़ाई है और कुछ नहीं है। और वो किसी साइड में ट्रायंगल जो है सबसे ज्यादा ड्रग्स वगैरह इलीगल तरीके से बेचते हैं। एक आपका पाकिस्तान साइड में, एक आपका इधर नॉर्थ ईस्ट साइड में है। और ये ड्रग्स ला करके भारत में बेच करके यहाँ की युवाओं कौम को खत्म किया जा रहा है। 1971 का जो वार हुआ था, ये और भी चीजें बताते हैं दोस्तों। भारत में कभी इतना ड्रग्स, अफीम, चरस नहीं आता था। 1907 जब आपका 1971 का वार हुआ, जिसमें आपका बंगाल का एक देश बनाने का प्रयास किया गया, उसी का बदला लेने के लिए ईस्ट जो वेस्ट पाकिस्तान को, वहाँ का पहले की एक याद नहीं आ रहा, वो बुक्स है, मैं कभी बता दूंगा। उससे पहले लिखा गया कि यहाँ के जो हरियाणा और पंजाब, राजस्थान, जो भारत की एक कौम है,
जो 6-6+ हाइट के लोग युवा हैं, इनकी कौम की पहले नस्ल को ख़त्म करो। हम इनसे डायरेक्ट नहीं लड़ सकते, इनकी हम इनडायरेक्ट लड़ेंगे। कैसे? इनके लोग को एडिक्ट बनाओ, नशेड़ी बना दो, और जब इनकी कौम नशे में जाएगी तो इनका डीएनए कमजोर होगा, इनके आने वाली कौम कमजोर होगी, और जब इस देश के लोग कमजोर होंगे, कार्य करने की क्षमता घट जाएगी, तो क्या हमसे लड़ेंगे? सोचिए कितनी पुरानी घटिया रणनीति बना के इस देश में आजकल ड्रग्स, अफीम, चरस, गांजा, भांग, धतूरा बेचा जा रहा है, और आज के युवा उसी को अब जिम में उसको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिम में उसको एक प्रकार से अप्रिशिएट किया जा रहा है कि मसल बनाना है, चेस्ट बनाना है, बाइसेप बनाना है, ट्राइसेप बनाना है, तो ये सब चीजें खाओ। बहुत कुछ चीजें छुपी है दोस्तों, लोग अपने प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक किसी में कॉन्स्टिट्यूशन में 7 की बात करते हैं। अनुसूची 7, अनुसूची 7 अर्थात 7वीं की बात करती है। आपकी आती है क्या चीज की? समवर्ती सूची की बात करती है 7वीं। समवर्ती सूची में होता है कॉन्करेंट और स्टेट, जहां पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कोई बिल बनाते हैं, और ये कहां से लिया गया था? तो आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। इसमें क्या होता है, सेंटर ने अगर कोई बिल पास किया, स्टेट भी उसको लागू करेगा, और दोनों मिल करके किसी में 48 विषय रखा, विषय मीन्स टॉपिक, और किसी में 60 सब्जेक्ट रखा, दोनों को मिला किसी में 98 कर दिया गया। ऐसे इस तरीके से हमें देखिए विषय बढ़ते घटते रहते हैं, आप इस पर देखना। बट कॉन्करेंट मतलब समवर्ती सूची है, ट्रेड की बात करता है। 8वीं आती है आपकी अनुसूची, जो आपकी भाषा की बात करती है, लैंग्वेज की बात करती है कि जैसे बहुत से लोग कहें डोगरी है, मैथिली है, गुजराती है, हिंदी है, बंगाली है, बहुत सी मराठी है, ये सब भाषाओं को रखा गया किसमें? राष्ट्रीयकृत भाषा। राष्ट्रीयकृत मतलब लैंग्वेज, भाषा को 8वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में क्या आता है? मैं तो दोस्तों पॉलिटी तो कुछ नहीं है, तो बस अगर पढ़ाना चाहो तो बहुत टाइम नहीं लगता है, एक 8-10 दिन में पूरे एक समझा दूंगा, बट इतना ही समझो। 9वीं अनुसूची में आपका अधिकार की बात करता है, राइट की बात करता है। अगर आपका कोई जमीन है, जैसे अगर कोई सरकार हाईवे बनाता है तो सरकार आपसे पहले परमिशन लेगा, तभी आपका जमीन ले सकता है। क्योंकि इसलिए आप देखते होंगे एक साउथ में एक बहुत बड़ा केस हो गया था, याद नहीं आ रहा, केशवानंद भारती बनाम केस, यस, केशवानंद भारती बनाम केस इसी के आधार पे था, जिसमें 7 जज बैठ के उससे काफी न्याय दिए। इसको भी कभी रिपोर्ट पढ़ना। तो आपका अगर 9वीं अनुसूची पढ़ेंगे तो इसमें आपके राइट की बात करता है कि अगर आपका जमीन का टुकड़ा है तो सरकार आपकी जमीन नहीं ले सकती। अगर वो लेगी तो उससे पहले आपको पहले कुछ देना पड़ेगा सरकार को, भाई इतना पैसा ले लो, जमीन छोड़ दो, अगर रोड बना चाहे रेलवे लाइन निकालो, तो आपकी राइट की बात करता है। 10वीं आती है आपकी दल बदल, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में आप क्या रिप्लेसमेंट कर देते हो। लेकिन दल बदल कॉन्सेप्ट इसलिए दिया गया कि मान लीजिए किसी की सत्ता है पार्टी, अगर वो डिक्टेटर रूप से काम कर रहा है, अपने मनमानी बिल पास कर रहा है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी बैठ के साइन कर दी या कर दिए। राष्ट्रपति तो भारत का कठपुतली होता है, खिस्सू टाइप, चाहे लेडीज हो चाहे पुरुष हो, इनको कठपुतली के लिए बनाया गया और इनको कुछ नहीं ज्यादा पावर और दिया गया। सारा काम आपका प्रधानमंत्री करता है, क्योंकि ये भाई डायरेक्ट इलेक्टेड करके चुन के भेजते हैं लोकसभा में, अपने एक पर्टिकुलर एरिया का रिप्रेजेंट करते हैं, बात को रखते हैं। तो इसलिए सिस्टम तो बहुत अच्छी बनी, बट उसको लोगों ने मिसबिहेव ज्यादा कर, मिसबिहेव मतलब गलत तरीके से प्रयोग में लाने लगे, चीटिंग ज्यादा होती है। तो 10वीं आपका दल बदल की बात क्या कहना चाहता है कि अगर कोई पार्टी अच्छा कार्य करे तो ठीक है, अगर कोई पार्टी गलत, आप उसको रिजाइन दे किस पार्टी में शामिल हो जाओ, और ये पार्टी अगर गलत करती इसमें शामिल हो जाओ, जिससे आप एक लोकतंत्र को बेहतर बनाओ। तो इसीलिए दल बदल कॉन्सेप्ट दिया गया था। लेकिन दल बदल का लोगों ने आजकल बिना लौटा के पेदी वाला जो कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना, कि थाली का बैगन इधर लड़क गया उधर लड़क गया, मतलब लुढ़क गया, इस तरीके की बात करते हैं। उसके बाद आपका आता है 11वीं की बात करते हैं, 11th की बात करते हैं, शेड्यूल मतलब अनुसूची। ये क्या कहता है? गांव के डेवलपमेंट करने के लिए कभी काल देखते BR अम्बेडकर साहब कहते हैं कि लोगों को शहर की तरफ चलो, और गांधी जी कहते हैं नहीं गांव की तरफ चलो। इन दोनों लोग में हमेशा कंट्रोवर्सी चलता रहा। देखिए गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट था, ये ज्यादातर मुझे लगता है कि एक प्रकार से लेटर वैदिक पीरियड वर्णा सिस्टम को ज्यादा बिलीव करते थे, एक प्रकार से ऑर्थोडॉक्स पे ज्यादा बिलीव करते थे, अंधविश्वासी थे। यस, बाकी कुछ चीजें मानता और राजनीतिक पॉइंट था, लेकिन इनमें कहीं कहीं एक प्रकार से अंधविश्वास चीजें घुसी हुई थी। लेकिन जो BR अम्बेडकर साहब थे, इन्होंने क्या किया, बाबा साहब इन्होंने इस चीज को समझा कि अगर किसी भी देश को आगे बढ़ाना है, आपके कभी कोई बहुत से बुक्स है
पढ़ के देखिएगा, कॉस्ट एलिहेशन करके। मेरे पास किताब तो मैं दिखा, ये रहा, मैं लाया हूँ, मैं काफी चीजें पढ़ता रहता। ये एलिहेशन ऑफ कॉस्ट, मतलब इस जाति के आधार में इन्होंने लिखा है। इस चीज को कभी कोई भी पढ़ सकता है। ये देखिए बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब, सिर्फ लोगों को लगता है कि ये दलितों के नेता, पता नहीं लोगों ने क्या बना दिए समझ में नहीं। तो ये अनपढ़ गंवारों का देश इसलिए नहीं बनाया। जिन्होंने 36 डिग्री, न जाने कितनी डिग्री, इतनी हाई क्वालिफाइड पढ़े और देश का संविधान हर एक चीज दी। अमेरिका हो, आपका ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सब जगह इनकी स्टेचू बना के लोग उसको सम्मान कर रहे हैं। और भारत में खाली उनके नाम पे वोट बैंक चल रहा है आजकल, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे लोकसभा, पता नहीं क्या क्या पागलपंथी। उनके विचारों को कभी नहीं एक्सेप्ट किए, उनके विचार को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किए जिस पे चलना चाहिए। तो यही चीज है। आपका 11वीं बात करना चाह रहे थे। गांधी जी हमेशा वर्णा सिस्टम की बात करते थे कि देखिए ऐसा बात नहीं है, अगर आपने शूद्र में जन्म लिया तो आपको उसको तो पालन ही करना पड़ेगा। वो बोले ये क्या वंश होता है, शूद्र कॉन्सेप्ट किसने बनाया, मानव ने ही तो बनाया। बोले नहीं, ये ऊपर वाला वर्णा सिस्टम। इसीलिए वो समझ गए थे कि ये व्यक्ति जो है मानेगा नहीं, अपनी जिद पे अड़ा रहेंगे। इन्होंने बोलते थे चीजों को खत्म करो, तो बोले नहीं ये चीज लागू होगा। अगर देखा जाए तो आपको पूना पैक्ट समझौता हुआ था, उसको कभी पढ़ना। बहुत कुछ चीजें हैं दोस्तों देश के अंदर, बहुत कुछ चीजें। अब जागरूकता आई, लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन देश को अगर आगे बढ़ना है तो सभी को एक होना पड़ेगा, करुणा दया पे चलना पड़ेगा। तो हाँ, 11वीं अनुसूची मतलब गांव के विकास नगर पालिका के बजाय ग्रामीण व्यवस्था को बेहतर करना है, जिसमें आप देखते हैं पंचायती सिस्टम पढ़ते होंगे कि द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, ये क्या था। एक आपका गांव में हो पंचायत हो, दूसरा ब्लॉक हो, तीसरा डिस्ट्रिक्ट हो, और उस डिस्ट्रिक्ट में कोई कार्रवाई स्टेट के पास जाए, स्टेट से आपका सेंटर की तरफ चले जाए। एक प्रोसेस होना चाहिए अगर गांव को विकास करना है। इसलिए भारत में अगर देखते हैं गवर्नमेंट सिस्टम 3 है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, जिसपे आपका डीसी कलेक्टर साहब बैठते हैं। ये चीज होता है, ठीक। उसके बाद लास्ट आपका आता है 12th 12वीं की बात करते हैं, जिसमें क्या आता है दोस्तों, आपका नगर पालिका का डेवलपमेंट की बात होती है बस। और कुछ चीजें और बता देते हैं पॉलिटी में जो ये। उसके बाद आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक व्यवस्था कैसे बनाना। पॉलिसी जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। गुड गवर्नेंस मतलब जिसमें इफेक्टिव, एफिशिएंसी, इकोनॉमिकली की बात करता है कि गुड गवर्नेंस मतलब सुशासन कैसे बेहतर हो, हर व्यक्ति तक सूचना पहुंचे, हर व्यक्ति जागरूक हो, हर व्यक्ति अपनी जवाब दे सके और हर व्यक्ति को जवाब लेना चाहिए। सरकार की जवाब जनता तक, जनता की जवाब सरकार तक जाए, जिसमें 4th पिलर आपका मीडिया काम करती है। इसको भी अपने ट्रांसपेरेंसी तरीके से काम करना चाहिए, तब ये गुड गवर्नेंस बोला जाएगा। अब इसमें और पॉलिटी में एक चीज और बात कर दे तो उसके बाद ये टॉपिक ही समाप्त कर देंगे। क्या सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल की बात पूछ सकता है। अब सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स क्या होता है, भारतीय संविधान का बेसिक स्रोत क्या क्या है। जैसे पूछ लेंगे फंडामेंटल राइट किस देश से लिया गया, तो आपका अमेरिका से। इसीलिए कभी कभी लोग कहते हैं कि भारत का संविधान तो किसी अलग अलग देशों का कॉपी पेस्ट है। अरे भाई कॉपी पेस्ट नहीं, आप अगर जागरूक हो, आप मान लीजिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता किसी बड़े शहरों में आप काम करने रोजी रोटी के लिए जाते हो। अगर आपने कोई चीज सीखा, कोरोना काल में काफी लोगों ने, आप देखते हो जब घर वापसी किए थे कोरोना काल में, कोई साइकिल से भाग रहा है, कोई पैदल जा रहा है, कोई लटक के जा रहा है, कोई बस के ऊपर, पता नहीं कैसे कैसे लोगों ने शहरों भागे छोड़ छाड़ उस वक्त बीमारी से बचने के लिए। अगर वो बड़े बड़े शहरों में रहे तो गांव में जाके अगर वो चीजें सीखे तो गांव में जाके कोई आजकल छोटा मोटा रोजगार किया तो काम आया कि नहीं आया, काम दिया। अगर किसी देश से अगर कोई अच्छी चीजें आपको लगता है कि ये चीजें मेरे देश को बेहतर कर सकता है, तो वो चीजें अगर लेने में क्या नुकसान भाई, किसी से कुछ सीखने में क्या जाता है। मैं ही हूं, मेरे पास बहुत कुछ चीजें नहीं, तो मैं भी कहीं से किसी किताब पढ़ूंगा, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जाऊंगा, थ्योरी पढ़ूंगा, भी प्रैक्टिकल चीजें देखूंगा, तभी तो मैं सीखूंगा ना। या बैठ कर आत्मचिंतन करूंगा कि ये चीजें ऐसी अगर मैं करता तो हो सकता मैं भी इसे बना सकता। तो कहने का मतलब, अब इसको लोग बोलेंगे नहीं तो भारत संविधान अलग अलग देश को उठा के लाके डाल दिया गया। अरे ऐसी गलत बात है, सब मत बोलो। अगर ऐसे ही लोगों में है तो आपने क्यों आज के दौर में अगर अलग अलग वही चीज क्यों पढ़ करके आप बता नहीं सकते, आप में क्यों नहीं हुनर है। इसलिए नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको सिर्फ फालतू का डिबेट करने के लिए समय है। आइए टू द पॉइंट बात करते हैं। तो फंडामेंटल राइट कहां से लिया गया, आपका अमेरिका से। फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से लिया गया, आपका रूस से।
और नेक्स्ट पूछेगा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहां से लिया, संविधान का स्रोत कहां से लिया गया था, आपका साउथ अफ्रीका से। आपका जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया, डीपीएसपी कहां से, आपका आयरलैंड से। आपातकालीन व्यवस्था कहां से लिया गया, तो आपका जर्मनी से। फिर उसके बाद पूछ लेगा समवर्ती सूची कहां से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से। इस तरीके से आपका भारतीय संविधान का बेसिक स्रोत भी पढ़ लेना। तो दोस्तों ये हो गया पॉलिटिक, हमने सारी बातें कर लिया, और बाकी हम नहीं बात करेंगे, बहुत कुछ आगे है, बस मेन पॉइंट बात कर लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जियोग्राफी, जो ये बात करता है वैल्यू ऑफ एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट। ये क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या है, पर्यावरण। भाई आज के दौर में अभी जून की जो गर्मी लोगों ने सहन किया, अब जनवरी की ठंडी भी सहन करो। कहते भाई ठंड ज्यादा पड़ गई, गर्मी ज्यादा पड़ गई, अनबैलेंस क्यों होता है। पढ़ाई का मकसद ये होना चाहिए कि भाई आप कितना एनवायरनमेंट के प्रति जागरूकता फैलाते हो, कितना आप अवेयर हो। आप पृथ्वी पे अगर रहते हो तो आप ऐसा तो नहीं भाई पता चला पॉलीथीन फैला रहे हो, या ऐसा है आप उस एनवायरनमेंट बचाने के लिए लोगों में जागरूकता बता रहे हो, देखो पेपर का प्रयोग कम करो, डिजिटल चीज़ें पढ़ो, ये उतना ही चीज़ें आविष्कार जितने हमें ज़रूरत है। बिजली का ऐसा मत करो 4 घंटे तक रूम में चलाते रहो, बिजली अगर ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो आने वाले जनरेशन को क्या आप दोगे। तो सारी चीज़ हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरीके से सोचना चाहिए, जिसमें आप पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ एजुकेशन एंड एनवायरमेंट एजुकेशन। तो उसकी वैल्यू क्या है आपकी शिक्षा से, उसका मूल्यवर्धक क्या है, इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक इसी में आपका हायर एजुकेशन में 2-3 टॉपिक और बात कर देते हैं। स्किल्ड एंड टेक्निकल एंड प्रोफेशनल। स्किल्ड मीन्स आज जैसे आप पढ़ाई कर, देखिए आज जो कहते हैं भारत में बेरोजगारी क्यों बढ़ी है। भारत में बेरोजगारी बढ़ने का कारण 2 चीज है। लोगों के पास थ्योरिकल नॉलेज हो सकती है 100%, मैं नहीं कहता, बहुत से लोग पढ़े लिखे बेचारे बहुत जागरूक है, लेकिन उनके पास नॉलेज के हिसाब से नौकरी नहीं मिलती। और बहुत से लोग के पास डिग्रियां हाथ में है, लेकिन उनको ना तो थ्योरिकल नॉलेज है ना तो बी प्रैक्टिकल नॉलेज है, क्योंकि बी प्रैक्टिकल नॉलेज ही आपको आगे बढ़ाएगी। तो स्किल इंडिया के लिए आपको क्या करना होगा, सरकार को नई नई योजनाएं बनाना पड़ेगा। भाई उनको लर्निंग प्रोसेस में डालो, काम सीखेंगे तभी तो कुछ करेंगे। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जिसमें आपका एग्रीकल्चर की बात करता है, सेकेंडरी सेक्टर आपका मैन्युफैक्चरिंग की बात करता है, और टर्सरी सेक्टर आपकी सेवा की बात करता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इनकी बात करती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसी बोलते हैं अगला था आपका प्रोफेशनल मतलब जैसे मैंने पढ़ाया, कोई टॉपिक पे डिबेट किया, तो कोई टॉपिक पे मैंने लेक्चर दे दिया, ये आपका क्या है, प्रोफेशनल। आजकल लोग पहले होते बी प्रैक्टिकल सोचते थे, अब हो गया प्रोफेशनल होना। अब क्या है बी प्रैक्टिकल मीन्स क्या होता है कि भाई अगर आपने मुझे 100 रुपया दिया तो मैं आपको 100 रुपये की मदद करूंगा, अपने सिचुएशन के हिसाब से मैं बात करूंगा। आपने मुझे कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे तो ठीक, उसका बदला लेने के लिए मैं बैठा हूं, कभी न कभी बदला लूंगा। वही वाला कहानी दादा के भाई के बाप से दादा, पता नहीं क्या क्या डायलॉग है। तो कहने का मतलब क्या है, आजकल लोग बी प्रैक्टिकल पहले होते थे, अब हो गए बी प्रोफेशनल। प्रोफेशनल मीन्स भाई देखिए हमें आपसे कुछ लेना देना नहीं, आप पैसा दो, काम करेंगे, निकल लेंगे, बात खत्म। बी प्रोफेशनल। तो स्किल और प्रोफेशनल। तीसरा बात करता है टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन जो आपका बीटेक करते हो, किसी भी सेक्टर में, आईटी सेक्टर में हो, मोबाइल बनाते हो, कंप्यूटर बनाते हो, ब्रिज बनाते हो, हाईवे बनाते हो, अलमीरा बनाते हो, बेड बनाते हो, सब टेक्निकल पार्ट है। बल्ब बनाते हो, पंखे बनाते हो, फ्रीज बनाते हो, कूलर बनाते हो, क्या किसकी बात, टेक्निकल एजुकेशन, इसकी भी बात करती है। उसके बाद हम लास्ट में, और बचा ही नहीं दोस्तों कोई, एक और टॉपिक है ओरिएंटल कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम एंड न्यू ओरिएंटल कन्वेंशनल एजुकेशन। ओरिएंटल मीन्स होता है जो आपका ऑफलाइन मेथड होता था, पुराना ओल्ड कॉन्सेप्ट। न्यू ओरिएंटल एजुकेशन कॉन्सेप्ट उसे बोलते हैं जो आपका ओपन लर्निंग एजुकेशन कॉन्सेप्ट है। तो बस ये मिला करके आपका हो गया हायर एजुकेशन सिस्टम। तो दोस्तों मैं काफ़ी चीज़ें बोला, अगर किसी कोई बात बुरा लगे तो माफ़ करना। मैं बात इसलिए बोला हूँ कि मैं भी इस देश को बेहतर बनाना, मेरा भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन हो कि सही जानकारी दिया जाए। अगर देखो किसी भी समाज को बेहतर बनाना है तो पहले इस देश में आपकी आस्था है, मैं उसको कभी गलत नहीं कहता, आपकी आस्था होनी चाहिए। आस्था के पीछे क्या रीज़न है, और वो आपकी पर्सनल चीज़ें हो सकती हैं, आपको फंडामेंटल राइट है।
बट वो चीज़ मुझे गलत है कि किसी एक समुदाय को इस तरीके से जातियों में बांट दो, इस समुदाय को धर्म में बांट दो, कभी क्षेत्रवाद लड़ाई करो, भाषावाद लड़ाई करो, कभी काला कभी गोरा, कभी छोटा कभी मोटा, इस तरीके की चीज़ों पे अननेचुरल प्रोसेस ठीक नहीं लगता दोस्तों। इससे हर एक व्यक्ति की अपनी डिग्निटी, उसकी एक सम्मान है, उसकी अपनी एक गरिमा है। इसलिए कभी संविधान का बेसिक प्रियम्बल पढ़ना, उसमें शुरू में लिखा है कि वी द पीपल, हम भारत लोग, भारत को सवर्जनिटी, इक्वालिटी, फर्टिलिटी, मतलब भाई बंधुता होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए, आर्थिक और सामाजिक सब तरीके से एक बनो, नेक बनो और देश को बेहतर बनाओ। और यही हो सकता है। अब अगर लगता है हम एक दूसरे कौम को मार करके, एक दूसरे को खत्म करके राज अपना साम्राज्य बढ़ा सकते हैं, मानते हैं चलो आपने किसी खत्म कर दिया, कोई चीज हासिल कर लिया, पा गए, लेकिन ये नेचर है आपका बदला लेती है। ये जो कुदरत है, जिसको आप गॉड कहते हो, ईश्वर कहते हो, लेकिन ये जो होती है नेचर आपको पूरा बदला लेगी। आज जितना आप रोड को तोड़ते हो, जितना पहाड़ों को काट के चीर के रास्ता बनाते हो, उतने ही आप में क्या होता है, कभी बारिश ज्यादा हो रही है, कहीं बारिश कम हो रही है, होती कि नहीं होती है, कभी ठंड ज्यादा पड़ेगी तो कभी गर्मी ज्यादा पड़ेगी। ये पूरा क्या हो गया, अननेचुरल प्रोसेस। नेचर अपने आप को बदला लेती है। इसलिए जो बोलो सोच समझ के बोलो, जो करो सोच समझ के करो। आपको ब्रेन दिया है, इसका सही दिशा में, सही डायरेक्शन में प्रयोग करो। और इतना ज़्यादा आप, जिसको बोलते हैं कि 4 कॉन्सेप्ट है दोस्तों, धर्म, मोक्ष, काम, अर्थ, तो ये काफ़ी चीज़ें उसमें भी लोग फंसे। इस पर मैं कभी अलग बात करूंगा। तो आज इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार ना। जो कुछ कहा है उसके लिए माफ़ी। बाकी आप अपने काम पे ध्यान दो, पढ़ाई करो और बुक्स पढ़ते रहना चाहिए। और जिनका पेपर कल है, परसों है, जिनका जैसा है, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक और बढ़िया अपना पेपर दीजिए। चिल्ड मार्क मस्त, जो क्वेश्चन बने तुरंत मारना। और एक बात आपको एक ट्रिक बताते हैं पेपर देने का। बहुत से लोगों को लगता है जब आप रीड करो क्वेश्चन को, उसके बाद ABCD आप देखो ध्यान से, जो आपका तुरंत माइंड बोले यही आंसर है, उस पर टिक मार देना, दोबारा मत सोचना। क्योंकि आपको माइंड क्या होता है, कॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी वो चीजें रहती हैं, तो इसीलिए तुरंत वो क्लिक करती है। आप उसको जैसे टिक मारोगे, यकीन मान लेना 10 क्वेश्चन उठाओ और जैसे तुरंत लगे ये चीज सही, तुरंत मारो टिक, आप आंसर की मिलाओगे तो आपको सही बैठेगा। और जैसे वहां पर आप सोचना शुरू करें, तुरंत आपका कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड में क्या होता है, अनबैलेंस होना शुरू हो जाता है। तब तक आप कॉन्शियस लगाते हैं, चीजें गड़बड़ हो जाता है। इसके पीछे भी एक पूरा साइंटिफिक चीजें है दोस्तों। तो जैसे लगे कि ये आंसर है, तुरंत उस पर टिक मार देना, आगे तुरंत बढ़ो। टाइम इतना नहीं है सोचने का। एक बार रीड करो, आगे बढ़ो, टिक मारो, आगे बढ़ो। और पेपर देने के बाद आओ घर पे, चिल्ड मारो, गाना सुनो, मूवीज देखो, टहलो, घूमो, एंजॉय करो। डजंट मैटर क्या था, आपने अपना कर्म कर दिया। जो होगा, जो आपका सही हो तो मिलेगा ही, ठीक है। और टेंशन मत लो, जिंदगी है सिर्फ एक एग्जाम है। एग्जाम आपकी लाइफ सेट नहीं करती। जीवन अलग है, एग्जाम अलग है। मैं बार बार कहूंगा दोस्तों, मैंने भी कभी CA तैयारी करने आया था, लेकिन अब मैं कॉमर्स से इतना प्रोफेसर तैयारी, अब मैं बैठ गया कोई CA पढ़ ले भाई। CA मैं नहीं किया, लेकिन प्रोफेसर उससे ऊपर बन गया। कहते जीवन में आगे बढ़ना है तो छोटी लकीरों के पीछे मत रहो, उससे बड़ी लकीरें खींच दो। एग्जाम्पल, एक मोटिवेशन आपको बताते हैं कि सपोज करो ये कोई आप कोर्स कर रहे थे, नहीं हुआ, इससे बड़ी कोर्स करना शुरू कर दो। बस ये खुद छोटी हो गई आपके आगे, बस और कुछ मत करो। तो जीवन में जो आपका होगा वो मिलेगा, और जो नहीं होगा अच्छा नहीं मिलने नहीं चाहिए। आपके लिए जो मिलेगा वो आपको बेहतर ही मिलेगा। बस इतना समझ के पेपर दो, चिल्ड मारो। कौन यार दोस्त बोलता है भाई तेरा D था मेरा C था, ऐसे लोग से दूर रहो। दिमाग को खाली वो खचर मचर करते हैं, इससे बच के रहो। तो आज इतने, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहे, धन्यवाद।